हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बिल्कुल चकाचक, सारी चीज एकदम शानदार चल रही है। 20 दिन बचे हैं एग्जाम को। आज है 31 मार्च और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के 7 साल के पेपर। 7 साल, 7 साल, बिल्कुल एग्जैक्टली 7 साल के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 और मैं इसको एक ही साथ पूरा बना रहा हूँ। इसमें हम 7 साल के पेपर 2020 से लेकर 2014 तक के जितने भी पेपर है इम्यूनोलॉजी के, जितने भी डीबीटी जीआरएफ में क्वेश्चन आए, वो सारे ही आपको सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ एक दो ऊपर नीचे भी छूट सकते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ वो चीज। चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2023 से लेके और 2021 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने तुमसे बोला था कि बाकी अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यही वो वीडियो है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पार्ट बी से शुरू कर रहे हैं 2020 का, पहला सवाल क्या है जरा देख लेते हैं। द इनेट इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में बात की गई है। विच रिकॉग्नाइजेस पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पाम्स। हाँ, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं इनेट इम्यून सिस्टम में। तो ये किसके थ्रू करते हैं भैया? सो ये करता है आपका टोल लाइक रिसेप्टर के थ्रू। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। इनेट इम्यून सिस्टम में ना तो आपका ये आता है बी सेल, ना ही टी सेल आता है। और जो एफ सी रिसेप्टर है, ये किसका रिसेप्टर है? ये एंटीबॉडीज के बारे में बात हो रही है। और एंटीबॉडीज जो है ये आपकी क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी में बात करते हैं हम लोग। किसमें? सेल में ह्यूमरल इम्यूनिटी। और वो आपका किसके अंदर आता है? इसके अंदर अडेप्टिव और यू कैन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। तो इसमें सीधा सीधा एक सिंपल ऑप्शन था टीएलआरस। टीएलआरस की बेसिक बेसिक क्लासेस एक बार देख लेना। टीएलआर 1, 5 वगैरह जो भी होता है ना, 9, और वो क्या क्या किसके लिए रहता है, कौन से वाले पैम के लिए वो होता है। और ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर मार्कर किसको बोलते हैं हम लोग? कि कोई पर्टिकुलर पैथोजन जो होता है उसके ऊपर स्पेसिफिक उसका कोई सरफेस मार्कर होता है जो यूजुअली चेंज नहीं होता है, और उससे रिलेट करके हम एक तरह से क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या तुम बोल सकते हो इनेट इम्यूनिटी को रन करवाते हैं। तो दैट वाज टीएलआर, टोल लाइक रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट है, नेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी क्या है भैया? हेपेटाइटिस बी अपने आप में एक वायरस है। हेपेटाइटिस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लिवर कैंसर, है ना? लिवर कैंसर कॉज करने के लिए होता है ये। सो इट इज अ प्रोटोजोन इन्फेक्शन। नो, प्रोटोजोआ तो ही नहीं, वायरस है। वायरल इन्फेक्शन, या इट इज वायरल इन्फेक्शन। फंगल, अगेन वही बात हो गई, और बैक्टीरियल भी सेम बात हो गई। तो वायरल इन्फेक्शन वायरस है इसलिए। बहुत सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट, ये 3-3 नंबर के सवाल हैं, देख लो। नाउ द फर्स्ट ड्रग अप्रूव्ड बाय एफडीए, फर्स्ट ड्रग अप्रूव्ड बाय एफडीए दैट वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। इंसुलिन, प्लीज याद रखना है इसको, यूं भी आ सकता है आगे चल के। ठीक है। जीन थेरेपी में अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है एडीए है। कि जीन थेरेपी में सबसे पहले कौन सा देखा गया था? तो एडेनोसिन डीअमाइनेज, एडीए। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, एडीए, है ना? अच्छा, 2-3 काम अब यहाँ पे मेरे को बता दो। सोमेटोट्रोपिन, इसका क्या वर्किंग है? सोमेटोट्रोपिन क्या वर्किंग करता है? और इसका एंटागोनिस्टिक कौन है, वो भी बता दो। एंटागोनिस्टिक कौन है ये भी बता दो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। पेनिसिलिन मैंने तुमसे पहले पूछी थी, क्लास ऑफ। अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग, कैसी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते हैं। All the vaccines mentioned below are attenuated और inactive whole pathogen except। अच्छा, सारी की सारी जो है वो क्या है, उन्होंने बोला है कि सारी की सारी attenuated या inactivated whole pathogen वैक्सीन है आपकी। तो वैक्सीन की अलग अलग क्लासेस होती हैं। लाइव, एटीन्यूएटेड वैक्सीन, एक तो लाइव होती है, लाइव या एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसके अंदर हम बोलते हैं क्या, कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है, हमने उसको वीक कर दिया है। जिंदा है बट उसके अंदर क्या है, पैथोजेनिसिटी जो है वो बिल्कुल वीक हो गई है, और इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है और बीमारी कॉज करेगा, लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पे करेगा, जिस वजह से हम इम्यूनोजेनिक उसके लिए बन पाएंगे। सो लाइव एटीन्यूएटेड में ये होता है। फिर एक होती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में हम क्या बोलते हैं कि हम जो हमारा वायरस होगा या जो भी हमारा बैक्टीरिया वगैरह जो भी होगा उसको किल करके बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, और इसकी जो सरफेस वगैरह होगी उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे या जो भी उसके सरफेस मार्कर्स होंगे उसके बेसिस पे इम्यूनोजेनिक रिएक्शन हो जाएगी, और वी विल गेट द इम्यूनिटी फॉर दैट पर्टिकुलर मार्कर, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट द इम्यूनाइजेशन। सिंपल, लाइव सॉरी किल्ड वैक्सीन। देन वी हैव सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं लेते हैं, किसी स्पेसिफिक सब यूनिट को पकड़ लेते हैं और उसके बेसिस पे पूरा का पूरा प्रोसेस होती है ना? फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है और डीएनए वैक्सीन होती हैं। तो एक वैक्सीन के बेसिक बेसिक टाइप्स और उसके कुछ एग्जांपल्स याद रख लेना। जैसे बीसीजी वैक्सीन जो है वो लाइव में है ना? किल्ड में कौन कौन सी है वो थोड़ा देख लेना। सब यूनिट में अभी कौन सी चल रही है वो, है ना? डीएनए वैक्सीन में अभी यूजुअली डीएनए वैक्सीन को यूज नहीं किया जा रहा है, बट उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना, यूजुअल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो रोटा वायरस के लिए वैक्सीन बिल्कुल हाँ है। हेपेटाइटिस ए के लिए हाँ बिल्कुल है। ओरल पोलियो वैक्सीन, पी होगी 2 बूंद जिंदगी की। ये सारी क्या है आपकी? एटीन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन वैक्सीन है। बट जो टिटेनस है, टिटेनस वैक्सीन, टिटेनस वैक्सीन जो है आपकी, ये आपका टॉक्सिन टॉक्सॉइड वैक्सीन है बेसिकली, एक तरह का।
टॉक्सॉइड वैक्सीन। और टॉक्सॉइड वैक्सीन किसको कहते हैं अपन? ऐसी फॉर्मुलेशन या ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है, इनएक्टिव फॉर्म ले रखा है किसी ऑर्गन का, इसका माइक्रोब का नहीं, किसी टॉक्सिन का। तो यहाँ पे हमने टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड का इनएक्टिव फॉर्म ले रखा है और उसकी वजह से आपका ये प्रोसेस होता है। अच्छा मेरे को बताओ कि टेटेनस जो है ये कौन कॉज करता है, हु इज द कॉजल एजेंट फॉर इट? इस पे भी क्वेश्चन है, आगे चल के तुमको इसी वीडियो में आंसर मिल जाएगा, बट अभी आगे नहीं जाना है, यही आंसर करो क्वेश्चन नंबर 59 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। Which of the following yeast is used for the production of riboflavin? Okay, now this is a very direct question, है ना, कि जो आपकी ये है एरेमोथेसियम एस्बाई, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोफ्लेविन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी याद रख सकते हो तुम, इट इज एस्बाई गोशिपी। ठीक है, इट्स गैस्पी, आई थिंक, नॉट गॉस्पी, या गैस्पी, GASSYPII। ठीक है, एस्बाई गैस्पी, है ना। और इसको इसीलिए बोलते हैं हम लोग फ्लेविनोजेनिक, क्या बोलेंगे आगे, ईस्ट, फ्लेविनोजेनिक ईस्ट। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए, फ्लेविनोजेनिक ईस्ट किसको बोल रहे हैं अपन। ये सारी चीजें मैंने कुछ कुछ लिख दी है तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए, है ना। मैंने इसके लिए नोट्स बना लिए। अच्छा बाकी की भी ले लो फिर। हाँ, रॉक्सी जो है ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए है, C2H5OH, उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ये भी ईस्ट है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बेकर्स ईस्ट, तुम ऑलरेडी जानते हो, ये तो ब्रेड वगैरह के लिए है। कैंडिडा यूटिलिस जो है आपका, ये आपका सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, SCP प्रोडक्शन, सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन, जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या डिजायर्ड प्रोटीन है उसके प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following microorganism is used for the commercial production of dextrine? अब डेक्सट्रीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं ल्यूकोनोस्टॉक मिजेंट्रोइडिस, है ना, इसको यूज करते हैं हम लोग ल्यूकोनोस्टॉक मिजेंट्रोइडिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब ये थोड़ा सा बायो प्रोसेसिंग वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है। बेसिलस थ्रिंजेंसिस यू ऑलरेडी नो, ये क्रायोजीन से रिलेटेड है। स्ट्रेप्टोकोकस ओलिवेसियस ये भी नहीं है, पॉलीमेक्सा ये भी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव ऑन। अगला सवाल, which of the following represents the correct sequence of steps in pathogenesis? पैथोजेनेसिस में कौन सी करेक्ट स्टेप होगी? सबसे पहले क्या एडिशन ही हो जाएगा, डायरेक्ट आके चिपक ही जाएगा क्या भैया? एक्सपोजर सबसे पहले होगा ना, क्या आप उससे एक्सपोज हो गए पहले, जब आप उससे एक्सपोज हो गए तभी तो आपसे चिपक पाएगा। तो एक्सपोजर सबसे पहले कब है, जरा अगर तुमको सिर्फ इतना सा बेसिक कॉमन सेंस भी लगाओगे तो सबसे पहले तो एक्सपोजर होगा। जब एक्सपोजर होगा तो वो आपके ऊपर चिपकेगा, जब आपके ऊपर चिपकेगा तो अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो फिर क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आसान सवाल थे 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मलेरियल पैरासाइट, शायद इसीलिए ज्यादा हो गए नंबर ऐसा कुछ नहीं, जस्ट किडिंग। चलो, द मलेरियल पैरासाइट दैट हैज कॉज्ड रीसेंट आउटब्रेक ऑफ मंकी मलेरिया इन ह्यूमंस, मंकी मलेरिया कॉज करने के लिए कौन सा वाला पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल है? तो उस टाइम पे काफी न्यूज में भी था मंकी मलेरिया किस वजह से हो रहा है और सारी चीजें। तो इसका जो आंसर है वो है प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ठीक है, और बाकी वाइवेक्स जो है ये मलेरिया कॉज करने के लिए है, ये भी मलेरिया कॉज कर, ये भी है मलेरिया का टाइप, बट ये जो है दूसरे वाइवेक्स वगैरह, और बैगी जो है ये भी आपका दूसरा ही है। तो इसमें आंसर क्या हो गया अपना, प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये आता है तो यही बात है यार, ये माइक्रोबायो के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही साले आते तो आते, नहीं तो कोई लफड़ा ही है इनके साथ में, प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बट ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है ना कितने करना है भाई साहब, 50 करना है, कितने में से करना है, 150 में से करना है, तो ज्यादा लोड मत लो, अच्छे से करो, परेशान नहीं होना किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, द बायोलॉजिकल सैंपल यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जियार्डियासिस या गियार्डियासिस। तो ये है आपका स्टूल। ठीक है, क्या है, स्टूल, क्योंकि जियार्डियासिस या गियार्डियासिस किसकी वजह से होता है, तो ये करता है आपका जियार्डिया लैम्ब्लिया। ठीक है, लैम्ब्लिया। तो जियार्डिया लैम्ब्लिया इज द कॉजल एजेंट फॉर योर जियार्डियासिस। ठीक है, ये कहां पे मिलता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कॉज करता है सिस्ट। क्या करता है, ये सिस्ट कॉज करता है बेसिकली, जैसे गठान वगैरह इस तरीके से, पॉलीसिस्टिक ओवरी टाइप का सुना होगा ना, सिस्ट। और ये जो सिस्ट होता है फिर ये स्टूल में आता है, तो इसीलिए हम जियार्डियासिस को देखने के लिए क्या प्रेफर करते हैं, स्टूल को देखते हैं कि पॉटी में इस तरह का कोई सिस्ट वगैरह डेवलप करेगा तो हमको पता चल जाता है। फिर इसीलिए यूरिन, स्प्यूटम और ब्लड का कोई लेना देना ही नहीं है। अगला सवाल, Which of the following is associated with SARS-CoV-2 infection? अब मेरे को नहीं लगता कि तुमको बताने की जरूरत है, ये क्यों आया है सवाल 2020 में, है ना। तो लिम्फोपीनिया डेफिनेटली ये हुआ था, निमोनिया ये भी हो ही रहा था, साइटोकाइन स्ट्रोम ये भी हो ही रहा था। इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। व्हाई?
क्योंकि ये तीनों ही ट्रीटमेंट हो रहे थे, रेमडेसिविर, ये वो फलाना ढिमाका, ब्लड थिनर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इन्हीं की वजह से यूज की जा रही थी। तो तीनों चारों ऑप्शन जो है इसके अंदर वो करेक्ट है, मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? साइक्लोस्पोरिन। ओके ओके, साइक्लोस्पोरिन, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी टेबल रखी है, ध्यान से देखना उसको। एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग गिवन टू अवॉइड ट्रांसप्लांट रिएक्शन एक्ट बाय, किसके थ्रू काम करता है साइक्लोस्पोरिन? तो ये काम करता है आपका टी सेल इनिबिशन के थ्रू। तो टी सेल को इनिबिट कर देता है, जिस वजह से वो इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इसका नाम होता है। एक बेसिक टेबल है जो अपने को याद होना चाहिए इम्यूनोसप्रेशन से लेके। नाउ दिस इज अ टेबल, आई हैव पिक्ड इट फ्रॉम साइंस डायरेक्ट, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग में सबसे पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे पास में मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन का नाम तुमने सुना होगा, स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं ये भी वही है आपका इम्यूनोसप्रेसिव। तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करवाती हैं, क्योंकि स्टेरॉइड है ना, तो अंदर घुस सकता है डायरेक्टली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमेएबल है। देन आपके पास में एंटी मेटाबोलाइट्स में माइकोफिनोलेट, मॉफिटल, ये आपका डिनोवो प्यूरिन सिंथेसिस को रोकती है लिम्फोसाइट्स में, ऑब्वियसली इस वजह से लिम्फोसाइट्स ग्रो नहीं कर पाएंगी। बायोकेमिकल एजेंट्स, सॉरी बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में ये हमारे पास में कुछ कुछ नाम है, म्यूरोमोनाब, डेक्सिजुमाब, बेसिलिक्सीमैब, रिटुजिमैब, एलेमटुजुमाब, ये सारी की सारी हैं। ये सारी क्या है, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन को ब्लॉक करती है। और फिर अपने पास में आ जाता है कैल्सिल्यूरिन इनिबिटर, इसी में है साइक्लोस्पोरिन, ये भी आपका क्या करता है, टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को रोकता है। तो ये क्या करता है, एक इंट्रासेलुलर फॉस्फेटेज है जो कि आपका इंटरल्यूकिन 2 के लिए जरूरी है, और इस वजह से इंटरल्यूकिन 2 प्रोसेस नहीं हो पाती, और टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो भी प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है। लास्टली नॉन कैल्सिल्यूरिन इनिबिटर में, तो अच्छा इसमें टेक्रोलिमस भी इंपॉर्टेंट है, टेक्रोलिमस। फिर हमारे पास में सिरोलिमस और इवेरोलिमस, इसमें अगर हम बात करते हैं ये एमटोर, जो मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, एमटोर पाथवे तुमने पढ़ा होगा। एमटोर की वजह से दो तरह, एमटोर C1 और एमटोर C2। एमटोर C1 जो है वो आपका एक अलग तरीके से प्रोसेस करता है और मेंटेन करता है, एपोप्टोसिस इनहिबिशन में काम करता है। एमटोर C2 जो होता है वो ग्रोथ करवाता है और अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन करवाता है वाया रैप्टर एंड गेटर, है ना, पता होगा इसके बारे में, रेग GEF वगैरह पढ़ लेना इसको एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट है एमटोर के बारे में। सो ये बेसिक्स ही है कि हमारे पास में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं या क्लासेस हैं जो हमको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए, ताकि अपने पता रहे भैया चल क्या रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पे इसका एक्शन है, हमको पता है साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अर्बोवायरल इन्फेक्शन? अर्बोवायरल इन्फेक्शन आप किसको नहीं कहते? तो अर्बोवायरल इन्फेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये आपका है ना आर्थ्रोपोड्स के काटने से हो। आर्थ्रोपोड अगर आपको कोई काट जाए, आर्थ्रोपोडा, उसमें से कोई आपको काट जाए, जैसे इंसेक्टाइज वन ऑफ देम, कोई आपको कीड़ा वीड़ा काट गया, और कीड़ा काटने से क्या हुआ, आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज योर अर्बोवायरल इन्फेक्शन। तो कौन सा इसमें से नहीं है? डेंगू फीवर, ये आपके एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो मतलब क्या, कीड़ा हो गया ये। फिर चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है अपना बताओ भैया, चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है? चिकनगुनिया भी आपका क्या, मुर्गी, मुर्गी काटने से होता है क्या भैया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ और कहानी है। बताओ किसके काटने से होता है, ये तुम बताओगे मेरे को, चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है ना। और उसके बाद में जिका वायरस, ये भी आपका क्या है, अर्बोवायरल है। फिर बच गया क्या, कोविड 19। कोविड 19 किसी भी कीड़े के काटने से नहीं होता है, सही है, किसी भी कीड़े के काटने से नहीं होता है। ये कैसे भेजना है, ये रेस्पिरेटरी अरेंजमेंट है, स्नीजिंग और कॉफिंग से फैलता है ये। एक क्वेश्चन देखा था ना हमने इसके ऊपर, कॉफिंग से फैलने वाला क्या है सेटअप पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज बतानी तुमको कि चिकनगुनिया का कैरियर कौन है। जिका वायरस का ऐसा बहुत सारे कैरियर हो सकते हैं, बट ट्राई ढूंढना इसके बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। मुझे एक्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, लेट्स मूव ऑन। A humanized antibody is one in which the what humanized is a keyword। humanized antibody क्या होगी? तो humanized antibody हम उसको कहेंगे जिसमें सब कुछ humans का हो, पूरी एंटीबॉडी ह्यूमंस की हो, सो दैट हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। लेकिन जो CDR कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन है आपके, वो आप माइस के ले लो या माउस के ले लो। ये क्वेश्चन गेट बी में भी आया हुआ है, और अभी अभी थोड़े दिन पहले, और हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत पिछले वीडियो में भी करी है। तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, CDR रीजन जो हमारे होते हैं ना, हाइपर वेरिएबिलिटी, वो आपके माउस से रहेंगे, और बाकी जो होगा आपका वो एक मिनट रुक जाओ, लाइट चेंज फ्रॉम द माउस, लेस फ्रॉम द माउस, नहीं ये गलत है, CDR फ्रॉम द ह्यूमन आएगा, रेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन, ये सही है। हैवी चेंज फ्रॉम, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है हमारे भाई साहब से, ये माउस नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन आएगा, ठीक, ये करेक्ट है। बाकी ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी, तो इसमें एंटीजन बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी जो होगी वो माउस की होगी, क्योंकि आपका जो CDR रीजन है ये डिसाइड करता है ना कि कौन से एपिटोप से बाइंडिंग होगी।
तो वो माउस के बेसिस पे होगी, जैसे माउस की एंटीबॉडी एक्ट करती है वैसे ही होगा इसके अंदर। लेकिन जो रेस्ट होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, ह्यूमंस की वजह से, जो ह्यूमन का पार्ट होगा उस वजह से इसकी इम्यूनोजेनेसिटी कम होगी। इम्यूनोजेनेसिटी मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम की प्रोसेसेस हैं वो इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी, उसको लगेगा कि हमारी एंटीबॉडी, इसलिए नाम है ह्यूमनाइज्ड। हमने क्या किया, उसको इंसानी बना दिया। अगला, which autoimmune disease is caused by production of auto antibodies and autoreactive T cells against DNA and chromatin proteins? तो इसके लिए जो अपने को याद रखना है वो है अपने पास में सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, इस पे पहले भी क्वेश्चन पे बात हुई है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की, उसको एक बार कंफर्म आउट कर लेना, वहां पे भी काफी कुछ बताया है ना। तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ये बाकी चीजें मैंने डाल दी है कि जॉर्गन सिंड्रोम में क्या होता है, जस्ट इसको रीड करना एक बार अच्छे से, जरूरी है ये। एआई पढ़ के जाना भैया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्गन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, ग्रेव्स डिजीज में क्या हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपका सीएनएस पे इफेक्ट आता है ना, और माइलिन शीथ बेसिकली अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम। और ये सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस एसएलई, ये आपका एक अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इम्पैक्ट होते हैं। इनके अंदर देखो ये ऑटो एंटीबॉडी बनती है काफी सारे न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को लेके, और जिसकी वजह से ये जो ऑटो एंटीबॉडीज होती है, ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती है, ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स बनाती है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेटोरी पाथवे चलता है और हमको देखने को मिलता है कि अरे यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, सिंपल है। हाँ, आज थोड़ा क्या है, दिन भर से तुम्हारे वीडियो वगैरह के चक्कर में लगा हुआ था, तो बहुत ज्यादा हाहू करके नहीं बढ़ा रहा हूँ, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं, अभी बिल्कुल काम करना बहुत जरूरी है। The following cellular process involves formation of double membrane vesicle that engulf and degrade the cellular organelle in macromolecules। सिंपल से बात कर रहे हैं वो, अगर आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली बन रहा है इस तरीके से और उसके अंदर डिग्रेडेशन चल रहा है, तो ये होगा आपका क्या, ऑटोफेगी, है ना, ऑटोफेजी या ऑटोफेगी। बाकी प्रोसेसेस हो नहीं सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल रखा है, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनलीज और मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड कर रहा है, मतलब जो सेल के पार्ट्स उनको डिग्रेड कर रहा है। तो इसमें पिनोसाइटोसिस होने के चांसेस बिल्कुल है ही नहीं। अपोप्टोसिस नेक्रोसिस में इस तरीके से सेलुलर ऑर्गेनली का डिग्रेडेशन नहीं होता है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सेल डेथ ही हो जाती है ना, सेल डेथ। दैट इज ऑटोफेगी। नेक्स्ट, नाउ वी मूव ऑन टू 2019। 2020 के पेपर के बाद अगले पे चलते हैं 2019। पहला सवाल, पार्ट ए, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, ठीक है, has been advised to take antihistamine drug। okay, antihistamine drug मतलब हिस्टामिन का लेवल सर्च पे उसको कम करना है। which of the following biological process most likely to be reason for the allergy? सिंपल, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन हिस्टामिन को रिलीज करता है, और हिस्टामिन जब रिलीज होता है उस वजह से एलर्जी कॉज करता है। थाइमोसाइट मैच्योरेशन लेना देना नहीं है, सोमेटिक हाइब्रिड म्यूटेशन लेना देना नहीं है, बाय स्टैंडर्ड जो आपका लाइसिस है ये भी लेना देना नहीं है। तो ये सारे के सारे ही गलत हैं। जो मेजर आंसर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, सिर्फ इन्होंने ऑप्शंस देके इसको टफ करने की कोशिश करी। मास्ट सेल का प्रोडक्शन जो है वो ही अल्टीमेटली हिस्टामिन को लेके आता है, एंड दैट इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू सेल्फ एचएलए इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको अपन, है ना, हमारे खुद के ही एंटीजन के अगेंस्ट जो है हम अगर काम ना करें तो इसको क्या बोलते हैं हम, टॉलरेंस। हम उनको टॉलरेट करने ना, एचएलए सेल्फ एचएलए को क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉलरेट कर ले एंटीजन को। ऑटो इम्यूनिटी में तो ये इसको टॉलरेट नहीं करेगा, मार देगा। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन अगर हो गया तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा, क्लोनल सिलेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, एक वर्ड है। टॉलरेंस इज द सिंपल की वर्ड, डायरेक्ट वर्ड था ये। सेल्फ को अगर आप रिएक्टिविटी नहीं शो कर रहे हो उसके अगेंस्ट, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको टॉलरेट कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मतलब टी सी सेल्स के बारे में बात हो रही है। टी सी सेल्स जनरली रिकॉग्नाइज एंटीजन इन एसोसिएशन विद, तो टी सी सेल्स जो होती है वो जनरली रिकॉग्नाइज करती है ऐसे एंटीजन को जो कि एसोसिएटेड होते हैं आपके क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल से या क्लास 1 डिटर्मिनेंट से। सो यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लग रहा है तुमको पता होना चाहिए, कि जो टी सी सेल है, तो दो ऐसे कॉलम बना लेना, एमएचसी क्लास 1, एमएचसी क्लास 3 भी हो सकती है, बट दो के लिए याद रखो, एमएचसी क्लास 1 क्लास 2, इससे हो जाएगा तुम्हारा काम। एमएचसी क्लास 1 जो है ये आपका कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो एमएचसी क्लास 1 जो है आपका, पहली चीज तो देख लो कि ये आपका एंडोजिनस एंटीजन को एक्सप्रेस करवाता है, एंडोजिनस एंटीजन, और ये आपका एक्सोजिनस एंटीजन को एक्सप्रेस करवाता है। क्या करवाता है ये, एक्सोजिनस एंटीजन। एंडोजिनस एंटीजन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो एंडोजिनस एंटीजन के एग्जांपल हो जाते हैं कैंसर सेल्स, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, वायरली इन्फेक्टेड, क्योंकि वो भी हमारी सेल्स है ना, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स भी। तो ये हो गई हमारी क्या, एंडोजिनस। एक्सोजिनस की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ये सब क्या हो गए आपके, जो बाहर से पैथोजन आ रहा है वो सारे क्या हो गए आपके, एक्सोजिनस एंटीजन हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एमएचसी क्लास 1 है जो एंडोजिनस एंटीजन को एक्सप्रेस करवा रहा है,
मतलब सॉरी उससे एक्टिवेट हो रहा है, एक्सप्रेस थोड़ी कर पाता है, उससे एक्टिवेट हो रहा है, तो वो भाई साहब जो होते हैं ये हमेशा डायरेक्टली टीसी सेल से बातचीत करते हैं। किससे बातचीत करते हैं? क्लास 1 वाले टीसी सेल से बात करते हैं। और ये जो होते हैं किससे बात करते हैं? टी एच सेल से बात करते हैं। ये एक डिफरेंस है जो याद रखना है। आखिरी चीज जो तुमको इसके अंदर याद रखना है कि जो एमएचसी क्लास 2 है ये आपके एपीसी पे देखने को मिलते हैं बस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में, जिसके अंदर मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स आती हैं। और जो ये होते हैं ये सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे देखने को मिलता है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पे देखने को मिलता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एमएचसी क्लास 2 जो है वो आपका, या एमएचसी क्लास 1 जो है वो आपके एबीसी पे भी मिल सकता है, क्योंकि ये भी न्यूक्लिएटेड ही है ना। मैक्रोफेजेस क्या है? न्यूक्लिएटेड नहीं है क्या? डेंड्राइटिक न्यूक्लिएटेड नहीं है, बी सेल न्यूक्लिएटेड नहीं है ना? तो इसी वजह से क्लास 1 इन पे भी मिल सकता है, लेकिन क्लास 2 सिर्फ और सिर्फ एबीसी पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोसेसेस ऐसे रहती है कि एक्सोजीनियस एंटीजन इसको प्रोसेस करके दिखाया जाता है और एंडोजीनियस एंटीजन को आपका टीसी सेल्स को दिखाया जाता है वाया और एनी ऑफ द न्यूक्लिएटेड सेल। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कौन रिकॉग्नाइज करवाता है? एंटीजन एमएचसी क्लास 1 डिटरमिनेंट। नेक्स्ट मूव ऑन। नाउ बी पार्ट 2019, लेट्स मूव। पहला सवाल, अच्छा ये रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले बात की इसके ऊपर, ऑटो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एलिमेंट, तो पिछले वीडियोस देख लेना। आई थिंक ये इसमें बात हुई है बायोकेमिस्ट्री में, तो मैं उसकी लिंक यहाँ पे अपलोड कर दूंगा ऊपर, तो इधर आई बटन पे कहीं आ जाएगी तो देख लेना। और आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तुमने जिन्होंने देखा है। नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब बात की थी ना, सेल्फ रिएक्टिविटी को खत्म करने के लिए यूज करते हैं अपन इसको, ऑटो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एलिमेंट या रेगुलेटरी एलिमेंट, सॉरी ऑटो इम्यूनिटी रेगुलेटरी एलिमेंट, रेगुलेटरी एलिमेंट, ठीक है, सेल्फ रिएक्टिविटी याद रखना है। नेक्स्ट, ओके नाउ ये भी अटेम्प्टेड और रिपीट सवाल है। लाइन साइंस हमने बात की थी, है ना, कि कौन सा वाला होता है। ये अच्छा सवाल है यार, मजा आया था इसको सॉल्व करके। देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डू टी सेल्स डेवलप एनर्जी, या एनर्जी, वो एनर्जी वाला एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी है, एनर्जी है, तो एनर्जी है और ये एनर्जी है। इसमें सीन क्या होता है कि आपकी जो टी सेल्स होती है वो रिस्पॉन्स करना उतना अच्छा नहीं दे पाती, उतना रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके को स्टिमुलेशन में कमी आ जाती है। को स्टिमुलेशन का क्या मतलब होता है? यूजुअली तुमने बात पढ़ी होगी कि ये हमारी, मान लो कोई एपीसी मान लेते हैं अपन, ये आपकी एमएचसी को एक्सप्रेस करवा रही है, मतलब एमएचसी है, एमएचसी क्लास वन ही होगी ना, अभी बात करके आएगा, क्लास 2 होगी, बताओ। एमएचसी क्लास 2, हाँ क्लास 2, तो क्लास 2 को एक्सप्रेस करवा रही है। और ये एमएचसी जो है फिर आगे जाके आपकी ये टी सेल्स जो है इससे ये टीसीआर के थ्रू रिकॉग्नाइज हो रही है और फिर आगे काम कर रही है। लेकिन सिर्फ एमएचसी जो होती है ना वो आपके टी सेल्स को फुली एक्टिव नहीं करवा पाती है। कई बार एमएचसी क्या होता है, वैसे तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार एमएचसी क्या होती है कि कई बार सेल्फ में भी काम कर सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, को स्टिमुलेंट भी रखते हैं साथ में। क्या रखते हैं? को स्टिमुलेंट भी रखते हैं। अब अगर ये को स्टिमुलेंट मिसिंग है, अगर ये को स्टिमुलेंट मिसिंग है तो आपकी जो टी सेल्स होगी वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी और आगे जाके कोई इम्यून रिस्पॉन्स उतना अच्छा दे नहीं पाएंगी। और यही चीज हम बोल रहे हैं कि एनर्जी का क्या मतलब होता है कि जब आपका को स्टिमुलेंट जो होता है, देखो यहाँ लिखा है, व्हेन को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फेल टू इंटरेक्ट विद द टी सेल्स, तो प्रेजेंट तो है लेकिन वो इससे इंटरेक्ट ही ना करे टीसीआर से, और इस वजह से प्रॉब्लम होगी। बाकी when the expression of CD69 on T cells, इसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही अजीब तरीके का एक स्टेटमेंट है। एनर्जी का सीधा सीधा मतलब अगर तुमको पता है कि नो रिस्पॉन्स सिग्नल में काम करेगी है तो फिर बहुत इजीली बना सकते हो। बाकी तो ये सब ऐसे टाइम पास लिखा हुआ है। when the CD4 CD8 molecule present on the T cell surface do not recognize MHC2 self MHC2 and MHC self recognize करना भी नहीं है, सेल्फ को रिकॉग्नाइज करो तो मार दोगे उसको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सिलेक्शन क्या था ना, for engineering virus resistance in plants, which of the following viral component is commonly targeted? तो बेसिकली कोड प्रोटीन को हम टारगेट करते हैं। कोड प्रोटीन क्यों टारगेट करते हैं? अगर तुमने कोविड के टाइम पे एक वर्ड सुना होगा, स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन जो है सर आपका, वो आपके कोड प्रोटीन में होता है और उस वजह से आपको क्या पता चलता है कि अच्छा ये कौन सा वाला वायरस है। बेसिकली ये पहचान है वायरस की, और इसीलिए वो अपने कोड प्रोटीन को थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है ताकि वो अपना जो पैरासाइट ये होस्ट, उसके जो मैकेनिज्म है डिजीज वाले, रेजिस्टेंस वाले, उससे बच सके। सो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होती है जो कोड प्रोटीन वाले में अपने को ध्यान रखना है। कैप्सिड पे स्पाइक प्रोटीन देखने को मिलता है। रेप्लिकेशन प्रोटीन का कोई इससे लेना देना नहीं है वायरस रेजिस्टेंस से। सैटेलाइट आरएनए भी लेना देना नहीं है, मूवमेंट प्रोटीन भी लेना देना नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता। अगला सवाल क्या है सर, a plant that survive a local pathogen infection often develop increased resistance to a subsequent attack by the mechanism called, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, कि जैसे जैसे उसको नए नए अटैक मिलते जाते हैं वो सब्सिक्वेंट अटैक के लिए और ज्यादा बेटर तैयार होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर और रेजिस्टेंस आ जाता है।
एंड सिंपल पॉइंट था ये, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डज नॉट अफेक्ट, क्या अफेक्ट नहीं करेगा ग्लाइकोसाइलेशन उसका इन विवो स्टेबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। मीडिएशन ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड साइटोटॉक्सिक ऑफ एंटीबॉडी, ये भी ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से इम्पैक्ट होगा। एफिकेसी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइलेशन। बढ़ सकती है कम हो सकती है वो अलग डिस्कशन है, बट डेफिनेटली अफेक्ट तो होगी। तो आंसर क्या हुआ इसका? फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबॉडी। इससे कोई लेना देना नहीं है, फ्लोरोसेंस जो है वो उसकी खुद की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है। आप ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो शुगर है वो फ्लोरोसेंस में ऐसे रोल प्ले नहीं करेगी विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, है ना, जब तक आप उसके ऊपर कोई डाई वाई नहीं लगाओ या इस तरीके से। अगला सवाल क्या है सर? द फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए। अभी अपन बात की थी ना ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी क्या है वो, और वो जो कि ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने में यूज की जाती है। इसको यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने में यूज की जाती है। तो ये है आपका ट्रस्टोजुमाब, इट इज ट्रस्टोजुमाब। सो इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जैसे कि तुमने ऊपर लिखा हुआ है ये रहा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये। तो मेरा सवाल ये है कि ये आपके कौन से पाथवे को इनहिबिट करती है, कौन से पाथवे को ये इनहिबिट करती है, और बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है वो। इसके बारे में मुझे तुमसे आंसर चाहिए, बताना इसके बारे में कि कौन से पाथवे को इनहिबिट करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन के बारे में पूछा इन्होंने, तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं क्या कहानी है इसकी। राइट, सो नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, नहीं देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अभी जस्ट मैंने तुमको बताया था कि डीएनए वैक्सीन अभी उतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं हुई है क्योंकि देयर इज इन्फेक्शन एंड ऑल, साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा है। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड आर लाइकली टू बी करेक्टली पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड। हाँ ये कुछ हद तक सही है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनकरेक्ट, अच्छा ये एक मिनट करेक्ट पूछ रहे हैं ना, ये करेक्ट है यार, सॉरी। नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये करेक्ट है, एकदम ऐसे इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। हाँ सॉरी ये सही है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रोटीन प्रोड्यूस आर लाइकली टू बी करेक्टली पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड। हाँ बिल्कुल, हमारे सेल के अंदर हम डायरेक्ट डीएनए डाल रहे हैं तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो करेक्टली फोल्ड हो रहे होंगे। इट कैन परसिस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, हाँ बिल्कुल रह सकती है, हम यूजुअली डीएनए को मेंटेन करते हैं। इंट्रोड्यूस डीएनए स्टिमुलेट्स अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इंट्रोड्यूस्ड डीएनए कभी भी आपको प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दिलवाता। इससे जो आप एमआरएनए बना रहे हो या आरएनए बना रहे हो, मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो और फिर उस आरएनए का जो ट्रांसलेशन कर रहे हो और उससे जो प्रोटीन बना रहे हो, वो आपको प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स दिलवाता है। बेसिकली यहाँ पे वर्ड प्ले किया उन्होंने, वो प्रोटीन लिखते तो ये स्टेटमेंट सही था, दैट इंट्रोड्यूस डीएनए स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विच गिव अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये सही होता। यहाँ पे बाकी तीनों बिल्कुल करेक्ट है, इसी वजह से हम इस पे जा रहे हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एंटीबायोटिक ब्लियोमाइसिन। नाउ ब्लियोमाइसिन सिक्रेटेड बाय, इसका सीधा सीधा आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज जो होती है उससे हम ब्लियोमाइसिन बनाते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, अगर तुमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी याद कर लो। तो एक्रोमोनियम, एस्परजिलस, बेसिलस, इनके दूसरे वर्किंग्स हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज को यूज करते हैं। अगला, एंटीजन एक्टिवेटेड बी सेल डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल। ठीक है, हाँ ठीक है मान लिया। तो एंटीजन एक्टिवेटेड बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होगी। कहाँ पे होगी? लिम्फोइड फॉलिकल्स में होगी, पढ़ा है ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन होता है, वहीं पे आपका पूरा का पूरा लिम्फोइड फॉलिकल्स वगैरह रहते हैं लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में, तो इसीलिए वहीं से ये सारा सवाल है। हेसेल्स कॉर्पसल्स, इसका वो सच रेलेवेंस नहीं है कि बी सेल डिफरेंशिएशन वहां पे हो। लेमिना प्रोप्रिया, ये तो मेंटेन करने के लिए। फेगोसोम, ये तो आपका वो इनटेक करने के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, एलर्जेनिसिटी ऑफ अ प्रोटीन रिफर्स टू इट्स कैपेसिटी टू एक्टिवेट व्हाट? मास्ट सेल। एलर्जी कौन कॉज कराएगा? एलर्जेनिसिटी मास्ट सेल। तो जितना मास्ट सेल एक्टिवेट होगा उतना हिस्टामिन रिलीज करवाएगा, जितना हिस्टामिन रिलीज होगा उतना ज्यादा क्या होगी? एलर्जी, है ना। बी सेल, डेंड्राइटिक, एम सेल्स, इसका कोई लेना देना नहीं, वेस्ट। नेक्स्ट, अगला सवाल कहिए, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स टू हेप्टेन डिपेंड ऑन दी व्हाट? क्या? बोथ हेप्टेन एंड कैरियर यूज्ड इन द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। पहले वाले इम्यूनाइजेशन में आपने कौन सा हेप्टेन और कौन सा कैरियर यूज किया था, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो आप हेप्टेन यूज कर रहे हो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसा शो करेगा। क्योंकि अगर आपको कैसे पता कि हेप्टेन इम्यूनाइजेशन ओनली के पहले ही आपका इसने करा था कि नहीं करा था इम्यूनाइजेशन। कैरियर से कुछ भी नहीं होने वाला, कैरियर कभी भी आपका इम्यूनोजेनिक नहीं होते, हेप्टेन कभी भी इम्यूनोजेनिक नहीं होते, दोनों बाइंड करते तब जाके काम करते हैं।
हेप्टेन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरियर यूज ड्यूरिंग, नहीं, नॉट डिपेंड, इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। हेप्टेन जो है वो आपके कैरियर के ऊपर सीधा डिपेंडेंट है अपनी इम्यूनोजेनिसिटी के लिए। मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है हेप्टेन का, वो आपका कैरियर लगाने से ही जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IG class specific antigenic determinants are known as, IG class specific determinants are known as isotypic determinants। जो अलग अलग क्लासेस होती हैं उनको हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? आइसोटाइपिक। इसके लिए मैंने शायद तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है दादा, ध्यान से। क्या क्या है? सबसे पहला है आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स। तो आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपके किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए स्पेसिफाई होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स, जो कि सब क्लास के लिए भी कहे जा सकते हैं। तो इसके लिए मतलब IgA, IgG, IgM, IgE, ये सारी चीजें। एलोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ये आपके माइनर वेरिएशंस होते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस में किसी एंटीबॉडी चेन के अंदर, जो कि आपके सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। एलोटाइप, उसके एलील्स के बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं, क्लास वही है ना, दे डोंट डिफाइन द IG क्लास बट रादर रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आइडियोटाइपिक डिफरेंसेस या डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो ये यूनिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो आपके वेरिएबल रीजन में देखने को मिलते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के, और इसी वजह से एंटीजन स्पेसिफिसिटी आती है। ये क्यों अराइज होते हैं? ये अराइज होते हैं आपके VDJ जीन के रीअरेंजमेंट के थ्रू बी सेल डेवलपमेंट के टाइम पे। GM डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो ये अगेन आपके यहाँ पे क्या है? यूनिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि FC रीजन पे देखने को मिलते हैं कुछ IgG के मॉलिक्यूल्स के FC रीजन पे, ठीक है। और ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है IG क्लास से, बट इनके अंदर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स की, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि एंटीजेनिक फीचर होते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक क्लास और सब क्लास ऑफ एंटीबॉडी को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। जितने भी डब्बे मैंने मारे, जितनी भी अंडरलाइन करी है वो इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लेना। आइडियोटाइपिक, एलोटाइपिक, इडियोटाइपिक, GM, इसका मतलब क्या होता है आगे सवाल आएगा इससे, ठीक है। सो अगला सवाल उसी से रिलेटेड है जो अभी अपन ने बात की। आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं आपके, वो किसके अंदर लोकेटेड होते हैं? तो अभी बात की ना, पीछे देखो आइसोटाइपिक किसको बोल रहे हैं अपन? आइसोटाइपिक का मतलब पूरी क्लास के बारे में बात करें ना, तो पूरी की पूरी लाइट चेन, हैवी चेन, पूरी की पूरी बात होगी। एंड दैट्स व्हाई आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो आपके हैवी चेन और लाइट चेन के किस में होते हैं? क्लास किससे डिवाइड होती है? हैवी चेन ना, तुमने पढ़ा भी होगा ये GAMED। ये डिफरेंसेस किसके बेसिस पे? हैवी चेन के बेसिस पे है ना। यहाँ पे क्या होता है? गामा हैवी चेन होती है, यहाँ पे अल्फा हैवी चेन होती है, यहाँ पे म्यू हैवी चेन होती है, यहाँ पे एप्सिलॉन हैवी चेन होती है, यहाँ पे डेल्टा हैवी चेन होती है, उसके बेसिस पे होता है। लाइट चेन के कौन कौन से टाइप होते हैं? लाइट चेन के क्या होते हैं? कप्पा और लैम्डा, ये होता है लाइट चेन के टाइप्स। सो इसीलिए ये जो कांस्टेंट रीजन है आपका हैवी चेन का और लाइट चेन का, उसमें जो कांस्टेंट रीजन है उसके बारे में बात करके हम बोल रहे हैं आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्विच कर रहा हूँ अगली PPT पे, मतलब 2018 के आगे के क्वेश्चंस उसमें है फिर। Right guys, so now we are starting with the another video where this is 2018 to 2014। अब मेरे से वीडियो गलती से क्या हो गई पता है? मैंने गलती से ना पॉज करने के बजाय उसको स्टॉप कर दिया, तो अब उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। चलो कर लेंगे, करते हैं, एडिटिंग में तो करना ही पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल 2018 पार्ट बी से शुरू कर रहे हैं, पार्ट ए में इतने क्वेश्चन थे नहीं। पहला सवाल क्या है सर, देख लेते हैं। So Helicobacter pylori survive in the acidic environment of the stomach because it does। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है सर, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्यों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो सर्वाइव कर पाता है आपके एसिडिक एनवायरनमेंट में? तो उसका कारण है कि उसके अंदर एसिड रेजिस्टेंट सेल वॉल होती है। एसिड रेजिस्टेंट सेल वॉल हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेट्स सी, आगे देखते हैं। रिलीज अल्कलाइन कंपाउंड्स, ओके। प्रोड्यूस यूरिएज एंजाइम और यूजेस एसिड एज ए न्यूट्रिएंट। तो ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट हो गया, एसिड एज ए न्यूट्रिएंट मतलब हो सकता है, लेकिन हम इसको नहीं बोल रहे हैं कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में यूज कर रही है उसको। कितना एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना हेलिकोबैक्टर है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है कि वो है आपका इट प्रोड्यूसेस योर यूरिएज एंजाइम। तो यूरिएज एंजाइम क्या करता है? इट ब्रेक्स यूरिया, और ये यूरिया को ब्रेक करके क्या करता है? इधर से आपका अमोनिया का प्रोडक्शन करवाता है। यूरिया को ब्रेक करके अमोनिया का प्रोडक्शन करवाता है, और ये अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है, ये अमोनिया बेसिक नेचर का होने की वजह से ये आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और एसिड को न्यूट्रलाइज करते हुए आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो सस्टेन कर पाता है। किसके अंदर? किसके अंदर भैया? आपके इसमें स्टमक में। दूसरी चीज जो ये करता है, इसके अंदर कुछ ऐसा सेल वॉल जैसा कुछ लफड़ा नहीं होता, एसिड रेजिस्टेंट, और ना ही ये अल्कलाइन कंपाउंड रिलीज कर रहा है। ये आपका यूरिएज एंजाइम को यूज करते हुए अल्कलाइन इन्वायरमेंट बना रहा है। दूसरी चीज ये क्या करता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये आपका इधर रहता है,
पाइलोरी जो है ये कहाँ रहता है, म्यूकस के आसपास रहता है। तो म्यूकस के आसपास वैसे भी आपका अल्कलाइन सेटअप करते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह करके, तो वहां पे उसको फायदा मिलता है, और वो एकदम सेंटर ऑफ द स्टमक में नहीं रहता। जैसे अगर अपन स्टमक की बात करें तो जैसे स्टमक अगर सपोज है तो वो सेंटर में नहीं रहेगा, वो इधर बिल्कुल एरिया में इधर रहेगा, और इसी वजह से इसको फायदा मिलता है। ठीक है, सो ये बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगला सवाल क्या है, राग RAG1 या राग वन, जो भी तुम उसमें बोलना चाहो, तो राग वन नल माइस आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज, क्या होता है इसके अंदर ऐसा। तो राग वन जो है सर आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बिकॉज ये जो राग वन है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, एंड दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या है, अगर ये राग वन नल माइस है, नल माइस का मतलब समझते हो कि इसके अंदर टी सेल्स और बी सेल्स जो है वो बनने रही है प्रॉपर, और नहीं बन रही है, इस वजह से यहाँ पे देखो क्या है, इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं, इन्वॉल्व इन जीन रीअरेंजमेंट इन टी एंड बी सेल, दिस इज द करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर। इन्वॉल्व इन एनके सेल जनरेशन, नहीं ये भी नहीं है। तो नल माइस का मतलब थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखो कि टी सेल और बी सेल की इसमें कमी है, और ये क्या है आपका, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रागवन जीन, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो करवाता क्या है रागवन, अगर कोई पूछ ले तो ये आपका वीडीजे रीअरेंजमेंट करवाने में या रिकॉम्बिनेशन करवाने में मदद करता है, वीडीजे रीअरेंजमेंट या रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी ह्यूमन म्यू चेन एंटीबॉडी, एंटी ह्यूमन म्यू चेन एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर एपिटोप्स प्रेजेंट इन दी, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, अभी बताया था ना म्यू, म्यू का मतलब क्या है, हैवी चेन, और हैवी चेन कहाँ होगी आपकी, मतलब आंसर ही हो गया ना। हैवी चेन के बारे में अगर बात करें हम यहाँ पे, तो अगर आपको इसके लिए अगर बात करना है कि आपको म्यू चेन के अगेंस्ट काम करवाना है, तो म्यू चेन आपकी हैवी चेन में देखने को मिलेगी, और वहां पे आप क्या देखते हो, कांस्टेंट रीजन का डोमिनेंस देखते हो हैवी चेन में, है ना। लाइट चेन में और हैवी चेन में अगर अपन कल बात बताई थी वैसे मैंने ये, कि अगर मैं इस तरीके से एंटीबॉडीज बनाऊं तो मुझे हैवी चेन में क्या देखने को मिलेगा, ज्यादातर कांस्टेंट रीजन देखने को मिलेगा। वेरिएबल रीजन तो है वो बस ऊपर ऊपर वाला ये इतना इतना वेरिएबल रीजन है, बाकी पूरा क्या है, कांस्टेंट रीजन है। तो ये हैवी चेन है पूरी की पूरी, एंड दैट्स द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हैवी चेन है, और ये हैवी चेन जो होगी ये यूनिक होगी, किसके लिए यूनिक होगी, ये आईजीएम के लिए, क्योंकि म्यू के बेसिस पे, म्यू से ही तो नाम निकला है आईजीएम, तो ये यूनिक है, एंड दैट इज वाई कांस्टेंट रीजन ऑफ आईजीएम मॉलिक्यूल। वेरिएबल रीजन को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिक नहीं होगा, जगह बदलता रहेगा। सीडीआर रीजन और ज्यादा बदलेगा। फ्रेमवर्क रीजन के बारे में थोड़ी बात ध्यान रखनी है। फ्रेमवर्क रीजन जो होता है किसी भी एंटीबॉडी का, तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन के लिए लूप्स के जो स्केप लूप्स होते हैं, इन लूप्स के लिए स्केफोल्ड देता है, प्लेटफॉर्म देता है। ये इज ए स्केफोल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीडीआर लूप्स। ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटी ह्यूमन म्यू चेन का। तो इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि म्यू चेन अपने से पूछा है तो हैवी चेन में होगी ये, क्योंकि नाम इसका वैसे है, और ये आईजीएम के लिए यूनिक होगी, तो हम कांस्टेंट रीजन को पिक करेंगे। नेक्स्ट, हेप्टेन कैरियर हाइपोथेसिस वाज यूजफुल इन द डिजाइनिंग ऑफ द वैक्सीन। तो देखो हेप्टेन का क्या मतलब होता है, हेप्टेन इतने लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इनके अंदर खुद के अंदर इम्यूनोजेनेसिटी नहीं होती, मतलब ये इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है। लेकिन जब इसके अंदर आप कैरियर डाल देते हो तो फिर ये इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। और हेप्टेन जो है बेसिकली तुम ऐसे समझ सकते हो कि, अब ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ अभी, इतना समझो अभी के लिए काफी है। मॉस्किटोज वगैरह के साथ भी हमने हेप्टेन के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सो ये हेप्टेन के साथ में जो हम लोगों ने काम किया था, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजी बी, है ना। और ये इसका डायरेक्ट ही स्टेटमेंट है, मतलब पोलियोमाइलिटिस, विब्रियो कोलेरी, कोरानियोबैक्टीरियम, डिप्थेरी, इन सब के लिए हमने हेप्टेन के यूजेस नहीं किए, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के लिए किए हैं। अगला सवाल क्या है इसका, टिटेनस टॉक्सॉइड, अगर तुमको याद रहो तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, टिटेनस क्या है, टॉक्सॉइड वैक्सीन के थ्रू काम करता है। तो टिटेनस टॉक्सॉइड जो है वो प्रोटीन होता है जो कि केमिकली ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट कर रहे हो आप उसको, सो दैट आप टॉक्सिसिटी रख सकोगे। टॉक्सिसिटी तो आप कभी भी नहीं रखना चाहते ना, टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाने के लिए टॉक्सिसिटी अगर होगी तो फिर तो दिक्कत करेगा। तो उसमें क्या चाहिए हमको, इम्यूनोजेनेसिटी चाहिए क्या, अगर वैक्सीन बनानी तो हाँ थोड़ा इम्यूनोजेनेसिटी तो चाहिए। टॉक्सिसिटी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ये लिखा नॉट। नॉट इज टॉक्सिसिटी और एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी रख के आप वैक्सीन से कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एंटीजन डालने से अगर इम्यूनोजन नहीं बना, या एंटीजन जो है वो इम्यूनोजन नहीं है, तो कोई इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर पाएगा वो, एंड दैट इज व्हाई एंटीजेनेसिटी से कुछ नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, इम्यूनोजेनेसिटी। आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा तुमको, इम्यूनोजेनिक किसको बोलते हैं, एंटीजेनिक किसको बोलते हैं। नाउ, hemolytic disease of a newborn called erythroblastoma fetalis commonly develops in mother with repeated pregnancy owing to the activation of, ये भी अभी अपन थोड़ी देर पहले बात करके आए हैं, पिछले वीडियोस में बात करी है, IgG secreting memory cells, है ना, याद होगा तुमको, मैंने पूरी की पूरी डिटेल में बताया था। RH पॉजिटिव फादर है और वो क्रॉस कर रहा है RH नेगेटिव मदर से,
तो फिर प्लेसेंटा क्रॉस करके आपकी क्या होता है, ये आईजीजी चली जाती है और आईजीजी जाके उसको क्या करती है, बच्चे को मार देती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आईजीजी सिक्रेटिंग मेमोरी सेल्स, एक्टिवेशन उसका हो जाता है। नाउ अगला, पेस्टिडस पेस्टिड पेटाइट्स रूमिनेंट, PPR, also known as goat plague, a viral disease of goats and sheep is caused by, तो इसका डायरेक्ट आंसर है मोरबिलीवायरस। अब फ्लेविवायरस, रियोवायरस, एस्ट्रोवायरस, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है तो अभी हम इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत देख लेना इन वायरसेस के बारे में, कौन सी बीमारियां करते हैं, बट ये ऐसे सवाल है ना कि बेटा इसको कितना भी तैयार कर लो तुम, कभी भी इसमें ना ऐसी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, कितनी बीमारियां हैं कितना याद रखोगे। सो इट्स जस्ट लाइक कि इस तरह का सवाल आ जाए तो फर्स्ट मेरा तो ये मोटिव रहता है कि छोड़ दो अगर कभी नहीं पढ़ा है तो, और अगर पढ़ा है तो थोड़ा दिमाग लगा के फ्लेवी वायरस के बारे में, रियो वायरस, एस्ट्रो वायरस के बारे में अगर पढ़ा है तो सोचो। मतलब मैं तो नहीं करूंगा अपने टाइम पे इतना ज्यादा स्पेसिफिक। ये वाला वायरस किया जा सकता है इन सॉरी क्वेश्चन किया जा सकता है वायरस क्या, इन यूट्रो माइक्रोसेफेली इज कॉज्ड बाय, इन विट्रो, इन विट्रो है कि यूट्रो है, यूट्रो है, यही चीज यहाँ पे ध्यान देनी थी। यूट्रो का मतलब यूट्रस में, यूट्रस की बात कर रहे हैं मतलब प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं ये। और माइक्रोसेफेली का क्या मतलब होता है, तो सेफेली का मतलब होता है हेड और माइक्रो मतलब स्मॉल, तो छोटा हेड हो गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान या बर्थ के बाद में पता चलता है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का ही इंपैक्ट होता है वो, कि बर्थ के बाद में क्या होता है हमको देखने को मिलता है कि जो बच्चा है उसका सर जो है वो उसका छोटा है, जैसे सर है वो इतना छोटा है। कारण उसका ये कि आपका ब्रेन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाया और उस वजह से जो हेड है वो छोटा हो गया है। सो उसका कारण क्या होता है, ये जो है भाई साहब आपके जिका वायरस की वजह से होता है। जिका वायरस जो होता है वो माइक्रोसेफेली के लिए कॉज करता है। जिका वायरस ध्यान रखना एक आरएनए वायरस है, इस पे भी सवाल आ सकता है, इट इज अ आरएनए वायरस, है ना। और बाकी रोटा वायरस, एचआईवी भी आरएनए वायरस, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो हेड होता है ये छोटा हो जाता है क्योंकि आपका इम्पेयर्ड ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ब्रेन जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। नेक्स्ट सवाल, ओके नाउ दिस आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना है इसको। क्लोस्ट्रिडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, शिगेला या शिगेला और स्यूडोमोनास। उधर दे रखा है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ग्रोथ इन ग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ग्रोथ इन ब्लड अगार और डिसेंट्री। तो एक चीज तो मेरे को पता है कि शिगेला से डिसेंट्री होती है, ये सबको पता है ना। उसके अलावा तो 3 का सी देख लो कहाँ कहाँ पे है, एक से ही हो जाएगा वो, तो 3 का सी जो है आपका कहाँ पे, सॉरी 3 का डी क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 का डी कहाँ है, ये रहा। और 3 का डी मतलब आंसर तो ऐसे निकल सकता था, लेकिन अपन देख लेते बाकी क्या है। तो इसमें क्या है, क्लोस्ट्रिडियम जो है, क्लोस्ट्रिडियम को यूज करते हैं इसका थायोग्लाइकोलेट पे, इसके ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी आती है क्लोस्ट्रिडियम की, और इस वजह से हम थायोग्लाइकोलेट उसको प्रेफर करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो है सर आपका, स्ट्रेप्टोकोकस जो है इसको हम ब्लड अगार में ग्रो करवाते हैं। और जो सुडोमोनास है ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन किसको बोलते हैं हम, कि जब हम हॉस्पिटल से जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं या किसी और क्लिनिक पे जाते हैं और वहां से तोहफा लेके आ जाते हैं, गिफ्ट लेके आ जाते हैं, किस चीज का गिफ्ट लेके आ जाते हैं, सुडोमोनास का गिफ्ट ले आते हैं, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। तो सुडोमोनास जो है वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज हॉस्पिटलाइज्ड होने की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं दैट इज नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अगला, रिसेंटली यूएसएफडीए अप्रूव्ड कार टी ट्रीटमेंट इन दी, ये हो चुका है शायद पहले, सेल थेरेपी ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट की टी सेल निकालते हैं, उसको री इंजीनियर करते हैं, और री इंजीनियर करने के बाद उनको इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं कि वो दो काम करे, एक तो बाकी टी सेल्स को पॉजिटिवली रेगुलेट करे कैंसर को देखने के लिए, और दूसरा कैंसर को देख सके, क्योंकि कैंसर माइक्रो इन्वायरमेंट बनवा लेता है और अपने खुद की टी सेल्स और आपके इम्यूनोजेनिक अरेंजमेंट बना लेता है, जिसकी वजह से उसको देखना मुश्किल होता है। तो कार टी थेरेपी जो होती है, काइमेरिक एंटीजन रिएक्टिविटी, तो ये जो पूरी की पूरी थेरेपी है इसमें हम यही काम करवाते हैं। तो ये बाकी लोगों को पॉजिटिव फीडबैक देती है, तो और टी सेल्स इसके लिए एक्टिवेट होती है कैंसर के लिए। इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है अभी, बट काफी बेटर इम्यूनोथेरेपी है बाकी थेरेपीज के कंपेरेटिवली ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है, स्मॉल मॉलिक्यूलर भी नहीं है, फोटो एक्टिव एजेंट भी नहीं है या एजेंट भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल, A microbial community has grown on starch anaerobically, ये कीवर्ड है, स्टार्च पे एनारोबिकली ग्रो किया गया है, मतलब हमारा जो कार्बन सोर्स है वो स्टार्च है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ऐसे डायरेक्टली सिंपल मटेरियल यूज नहीं किया गया है। नाउ स्टार्च पे एनारोबिकली ग्रो करने के बाद में हमको मेटाबोलाइट्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, ग्लूकोज देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली इससे टूटा हुआ ग्लूकोज, डाइसैकेराइड्स भी देखने को मिल रहा है, एसिटेट, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है। तो इस माइक्रोबियल कम्युनिटी में क्या है, अगेन ये माइक्रोबायो का डायरेक्ट क्वेश्चन है और डिटेल्ड सवाल है, जिन्होंने माइक्रोबायो नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है ये, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअली आंसर है जो एनारोबिकली स्टार्च को यूज कर सकता है वो है आपका क्लोस्ट्रिडियम। तो पहले तो देख लो क्लोस्ट्रिडियम कहाँ कहाँ पे है, और अगर ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं है तो बेसिलस से भी एलिमिनेट कर सकते हो, बेसिलस जो है वो एरोबिक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, 1 और 4 में से हो सकता है। फिर मिथेनोसार्सिना, मिथेनोकोकस इकोलाई,
इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, मिथेनोसार्सिना। मिथेनोसार्सिना यहाँ पे भी है, मिथेनोसार्सिना यहाँ पे भी है, तो मिथेनोसार्सिना जो है उसकी तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब है ना, क्लोस्ट्रीडियम जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका स्टार्च को यूज करता है एज ए कार्बन सोर्स एनारोबिकली, और इसके थ्रू आपका क्या होता है फिर, ये जो यहाँ पे CO2 निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका फिर मिथेनोजन जो होते हैं इसको यूज करके और आपका क्या करते हैं मिथेन प्रोडक्शन वगैरह, और उसके बेसिस पे क्या CO2 को, मिथेन को ब्रेक डाउन करके भी CO2 वगैरह बनाने में मदद करते हैं, और इकोलाई जो है वो फिर इसके थ्रू ग्रो कर पाता है ग्लूकोज वगैरह यूज करके, एंड दैट इज वाई आपको यहाँ पे क्या है इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम और मिथेनोसार्सिना देखने को मिल सकता है। बाकी भी जो है वो एकदम से इतना इजी नहीं है ये सवाल को करना, बट हाँ इसमें तुम समझ सकते हो कि ये बाकी जैसे सैक्रोमाइसिस से एलिमिनेट हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, बेसिलस से एलिमिनेट हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना था सवाल। टफ है ये क्वेश्चन, आसान नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि जिनका माइक्रोबायोम नहीं है वो इस तरह के सवाल करें, थोड़ा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ये क्या बोलता है? तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो है ये आपको बोलता है कि कोई भी रेजिस्टेंस जो होस्ट के अंदर है, होस्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए जो जीन है वो जीन किसी पैथोजन के ए वायरुलेंस जीन के अगेंस्ट है, वायरुलेंट जीन के अगेंस्ट नहीं, ए वायरुलेंस जीन के अगेंस्ट, मतलब ऐसा जीन जो उसको वायरुलेंस कॉज नहीं करवा रहा, मतलब उसके बीमारी वाला जीन नहीं है बट कोई दूसरा जीन है जिसकी वजह से वो जिंदा है, और यही स्टेटमेंट तुमको यहाँ पे ढूंढना था। बहुत सारे लोग ए आंसर लगा के आएंगे लेकिन ये ए आंसर इसका गलत है। तो जीन फॉर जीन में क्या है, फॉर ईच रेजिस्टेंट जीन इन द होस्ट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग जीन फॉर वायरुलेंस, बीमारी कॉज करने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए है, बीमारी कॉज करने वाला जीन तो अपने आप में अलग है। तो वायरुलेंस इन द पैथोजन कन्फर्मिंग होस्ट रेजिस्टेंस, कन्फरिंग होस्ट रेजिस्टेंस नहीं, ये नहीं है। फॉर ईच रेजिस्टेंट जीन इन द होस्ट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग जीन फॉर ए वायरुलेंस, ओके, इन द पैथोजन कन्फरिंग होस्ट रेजिस्टेंस, या डेफिनेटली दिस इज द ट्रुथ, जीन फॉर जीन में यही बात की गई है। थर्ड क्या है, फॉर ईच रेजिस्टेंट जीन इन द होस्ट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग जीन फॉर एग्रेसिवनेस, नो एग्रेसिवनेस की बात नहीं है, फॉर नॉन एग्रेसिवनेस ये भी गलत। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था ये स्टेटमेंट कि ए वेरुलेंस को हम पिक करें, पर तुम खुद से सोचो ना कि अगर जब कोई पैथोजन, मतलब आर्म रेस है बेसिकली, आर्म रेस ये वर्ड तुमने सुना होगा, रेड क्वीन हाइपोथेसिस और आर्म रेस इस तरह की बातें, तो बेसिकली आर्म रेस है ये होस्ट और पैथोजन के बीच में। तो पैथोजन हमेशा अपनी बीमारी थोड़ी चेंज कर रहा है, मलेरिया कॉज कर रहा है तो मलेरिया ही तो कॉज कर रहा है, वैसे थोड़ी है कि मलेरिया के बाद मतलब लास्ट में बोल रहा है आज से मैं टाइफाइड कॉज करूंगा, ऐसा नहीं है। सो जो उसके बीमारी कॉज करने वाले जीन है वो फिक्स्ड हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने वाले जीन बदल रहे हैं, वो एविडेंस जीन कहला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, in mammalian cell culture based on monoclonal antibody production, perfusion culture is preferred over continuous stirred tank culture because the process result in, तो भैया जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हो तो आपको क्या रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स में वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्शन लेके आओ, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो आपके फिर या तो सिक्रीशन में जाती हैं, अगर मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज है तो बाइंड करती हैं सेल की सरफेस पे, आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जितनी ज्यादा सेल होगी और बाइंडिंग एंटीबॉडी है तो वहां पे बाइंड करेंगी, और सिक्रेटरी एंटीबॉडी है तो ये सेल्स जो होंगे उनको सिक्रेट करेंगी। तो इसीलिए परफ्यूजन कल्चर जो होता है काफी छोटा कल्चर होता है, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं होता भारी कल्चर, लेकिन ये जो कल्चर होता है ये आपका क्या है, हाई वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक प्रोडक्टिव पर यूनिट बायोमास, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। मेंटेनिंग सेल इन एक्टिव फेज ऑफ प्रोडक्शन, वो आप इसमें भी कर सकते हो। retaining the product of interest in the reactor so that high product concentration is obtained at the end of the product, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि हम इस तरह से रिटेनिंग नहीं करते हैं, हम प्रोडक्शन लगातार चलते रहता है, कॉन्टिन्यूस ये परफ्यूजन कल्चर भी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मीडिया होता है वो रिप्लेनिश किया जाता है। परफ्यूजन कल्चर में क्या होता है, मीडिया को हम लगातार रिप्लेनिश करते रहते हैं, और वेस्ट जो होता है, मतलब मीडिया लगातार डालते रहते हैं और वेस्ट जो होता है उसको निकालते रहते हैं, जितना रिमूवल चलता रहता है। कंटिन्यूस ही यही है, बट परफ्यूजन में हम क्या स्लो छोटी स्टेप है लेकिन वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट 2017 पे पहला सवाल क्या है जरा देखते हैं इसको। मैच द नेटिव माइक्रोबियल सोर्स इन ग्रुप 1 विद ग्रुप 2। ओके, नेटिव अभी अच्छा सवाल है, इट्स नॉट इजी। तो एक क्वेश्चन, मतलब मैंने एक चीज तो डेफिनेटली पढ़ी है अपने मास्टर्स में कि पेनिसिलियम रॉकफोर्ट जो होती है ब्लू चीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फूड प्रोसेसिंग में, इसके बारे में थोड़ा बहुत आता भी है। तो चीज पे देखो कहाँ है, चीज है क्या कहीं पे, ये रहा। तो डी का 2 देखते हैं, डी का 2 कहाँ पे, सॉरी यहाँ तो पी है ना, पी का 2 यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, ये पी का 2, तो पी का 2 जो है यहाँ पे, तो एम का 3, एन का 4, ओ का 1, पी का 2 देखते जरा। पी का 2 चीज हो गया, एम का 3, एम क्या है, ल्यूकोनोस्टैक मिजा, ये आपका अभी अभी बात करके आए थे अपन पीछे। अब देखो अगर तुमने 2017 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो तुम आगे वहां पे देख लेते कि डेक्स्ट्रिन प्रोडक्शन के लिए किसको यूज किया जाता है, तो मिजेंट्रोइडिस ये लिखा हो,
अभी बात करके आए ना अपन 2-3 साल पहले के पेपर में, मतलब बाद वाले पेपर में हम पीछे चल रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे ये पीवाईक्यू क्या होता है तो वहाँ पे याद होता है। तो पीवाईक्यू को करने का थोड़ा तरीका समझो कि कई बार वो डायरेक्टली उठा के पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ी चीजें याद भी होना चाहिए। फिर लेक्टोकोकस लैक्टिस, लेक्टोकोकस लैक्टिस जो है ये आपका नाइसिन बनाने के लिए, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, इट इज एनकाफोरिया, इट इज नाइसिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। और आखिरी क्या बच गया, ब्रेविबैक्टीरियम ब्रेविस, तो ये आपका लाइसिन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली अपने नेटिव माइक्रोबियल सोर्सेज हैं और वो क्या करते हैं उसके बारे में बात है, थोड़ा सा याद रखो चीजों को, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। माइलोमा सेल फ्यूज्ड विद स्प्लीन सेल इन द हाइब्रिडोमा टेक्निक आर, माइलोमा सेल्स के बारे में पूछा गया है जिसको आप स्प्लीन सेल्स के साथ में कंबाइन करते हो। माइलोमा सेल्स ऑब्वियसली तुम हाइब्रिडोमा टेक्निक जानते हो, माइलोमा सेल्स जो होती है वो इमॉर्टल तो होती है ना, इमॉर्टल तो होती है ये, बट ये क्या होती है कि बहुत ज्यादा डिफेक्टिव, या तुम बोल सकते हो कि एंटीबॉडी बनाने में उतनी ज्यादा सक्षम नहीं होती है, कामदार एंटीबॉडीज नहीं बना पाती है ये। तो हम क्या करते हैं, हम स्प्लीन सेल्स लेते हैं, इनका फ्यूजन करवाते हैं, फ्यूजन करवा के हम ऐसे सेल्स बनाते हैं जो कि इमॉर्टल भी हो और एंटीबॉडीज भी ढंग से बनाए, यही होती है ना। तो अब कैसे करोगे इसको, ऑब्वियसली मैं अभी टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि माइलोमा सेल का प्रॉपर्टी पूछी, इमॉर्टल है, बिल्कुल है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग नहीं है, मॉर्टल है क्या, नहीं है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बिल्कुल भी नहीं है, थाइमिडिन काइनेज लैकिंग सेल है क्या, देखो थाइमिडिन काइनेज का ऐसा सेटअप नहीं होता है, मेजरली जो सेटअप होता है वो एचजीपीआरटी का होता है, एचजीपीआरटी जो होते हैं उसके अंदर ये माइलोमा सेल्स होती है वो एचजीपीआरटी लैकिंग होती है, जिसकी वजह से ये आपका क्या है, प्यूरिन सिंथेसिस नहीं कर पाती है। कौन सा वाले प्यूरिन सिंथेसिस में यूज करते हैं हम लोग इसको, डीनोवो या साल्वेज, ये आप बताएंगे मुझे सर कि डीनोवो में यूज करते हैं हम एचजीपीआरटी को या साल्वेज पाथवे में यूज करते हैं। और अगर तुमको थोड़ा बहुत हाइब्रिडोमा के बारे में पता हो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आंसर समझ में आ गया ना इसका, इसका आंसर क्या है, ये वाला एचजीपीआरटी लैकिंग। नेक्स्ट पार्ट बी 2017 पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डिटेक्टेबल सीरम एंटीबॉडी अगेंस्ट अ टी इंडिपेंडेंट पैथोजन इज द गुड इंडिकेशन दैट, टी इंडिपेंडेंट मतलब टी सेल के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंस है ही नहीं, और इसके अंदर अगर हम एंटीबॉडी देख पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक फंक्शनल बी सेल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बी सेल खुद से ही आपका वो रिकॉग्नाइज कर ले रहा है पैथोजन को और उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग गया है, टी सेल के ऊपर तो इसकी डिपेंडेंस है ही नहीं पैथोजन की, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि बढ़िया आपका एक बी सेल फंक्शनिंग है और फंक्शनल टी सेल सिस्टम एग्जिस्ट, इसका कोई लेना देना नहीं, टी सेल इंडिपेंडेंट है। इम्यून सप्रेशन, अरे कैसे एंटीबॉडी दिख रही है तो इम्यून सप्रेशन कैसे, बोथ टी सेल एंड बी सेल आर नॉट फंक्शनल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉमन सेंस। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट इन द थाइमस इज टू एलिमिनेट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नेगेटिव सिलेक्शन अपन ने अभी पढ़ा था AIRE से, है ना, उसी से रिलेटेड है सवाल। ऑटो रिएक्टिव थाइमोसाइट्स, जो टी सेल्स ऐसी होती है जो हमारे सेल्फ चीजों को रिकॉग्नाइज करने लग जाती है और उनको मारने लग जाती है, उनको हम बोलते हैं कि भैया ये ऑटो रिएक्टिव हो गई, उसको किल कर दो। नेगेटिव सिलेक्शन मतलब जिसको ढूंढना है उसको मारना है, पॉजिटिव सिलेक्शन मतलब जिसको ढूंढना है उसको जिंदा रखना है। बात बताइए ये पहले। नाउ एंटीजन रिकॉग्निशन बाय टी सेल इन द एब्सेंस ऑफ को स्टिमुलेशन रिजल्ट्स इन, अभी अभी सवाल करके आए हैं टी एनर्जी, है ना, एनर्जी की बात की थी ना, अभी देखो कितना रिपीटेशन है यार। अगला, नाउ यहाँ पे मेरे को एक चीज पता है कि टीक जो है वो लाइम डिजीज कॉज करती है, देख के मेरे को अचानक याद आ रहा है कि टीक जो है वो लाइम डिजीज कॉज कर सकती है। टू का सी कहाँ कहाँ पे है जरा इसको देख लेते हैं अपन, टू का सी यहाँ है, टू का सी यहाँ है, तो अब मेरे को क्या देखना है कि वन जो है लाउस, वो डी और बी में से कोई एक हो सकता है, चलो मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं, बट थ्री क्या है, हाँ एक चीज और हो गई कि वेस्ट नाइल फीवर जो है वो आपका ए मॉस्किटो से रिलेटेड है, तो दो चीजें तो फिक्स हो गई है। अब माइट और लाउस को देखना है कि कौन सा वाला क्या कर रहा है, तो और दोनों टाइफस कॉज कर रहे हैं, स्क्रब टाइफस और एपिडेमिक टाइफस, तो लाउस और माइस ये दो है हमारे पास में। इसमें जो एक्चुअल आंसर है वो ये है कि लाउस जो है वो एपिडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और माइट जो है आपका वो स्क्रब टाइफस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहा है माइक्रोबायोम में, बट या दैट इज हाउ द थिंग्स इज, ये सारे क्या है इनके कैरिंग एजेंट है और ये आपके क्या है अल्टीमेटली बीमारियां उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द प्राइमरी सेल कल्चर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेल लाइन बाय ऑल एक्सेप्ट, तो भाई साहब सारों से आप उसको कर सकते हो, लेकिन जैसे एस्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सिमियन 40 वायरस, इन सब के अंदर क्या है आपका एक इंटरेस्टिंग ट्रेट है इनके अंदर कि ये जो होते हैं आपके कैंसर कॉज करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस से भी कैंसर होता है, लेकिन इससे हम लोग क्या करते हैं आपका पूरी पूरी सेल लाइन नहीं बना सकते हैं, तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसका एक्चुअल आंसर है, इसको ध्यान रखना, इस पर अच्छा सवाल आ सकता है आगे चल के, ठीक है, बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है इसके ऊपर। ये लिवर कैंसर कॉज करता है बट इससे सेल लाइन नहीं बनाई जा सकती है, लिवर कैंसर। नाउ क्या बता सकते हो तुम कि क्यों ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी जो है उससे हम लोग कैंसर तो कॉज करवा रहे हैं, मतलब इमोर्टेलिटी तो लेके आ सकता है ये, बट सेल लाइन नहीं बना सकता,
तो इसके बारे में ढूंढना आज मजा आएगा। ये ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पढ़ने लायक है, इसके बारे में ढूंढना। चलो नेक्स्ट। सब मैं थोड़ी बता पाऊंगा यार दादा। 2016 पार्ट है। पहला सवाल, which one of the following bacterial cell suspension at absorbance 540 nanometer will have the maximum number of cell per ml? अच्छा, एब्जॉर्बेंस दे दिया है 540 पर 540 नैनोमीटर पे 0.2। और देखो इसमें सीधे सीधी बात है, जिसकी साइज सबसे छोटी है वो इसका आंसर है। सबसे छोटी साइज जो है वो माइक्रोप्लाज्मा की है। और ऑब्वियसली इसका और भी अरेंजमेंट हो सकता है, बट कॉमन सेंस के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेल्स पर एमएल किसके होंगे? माइक्रोप्लाज्मा के होंगे, बिकॉज वो बहुत छोटा साइज है। यहाँ पे इसको सस्पेंशन है दिस ये देखे से कंफ्यूजन का पॉइंट डाला गया है कि एब्जॉर्बेंस से आप सोचो अच्छा कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, क्या पाथ लेंथ तो दी नहीं, बियर लैम्बर्ट ले दिया। बियर लैम्बर्ट नहीं है ये, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली स्मॉलेस्ट सेल पता करना है, उसी का नंबर ज्यादा होगा। अगला, मीजल, मम्स, रूबेला, एमएमआर कंबाइंड वैक्सीन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैटेगरी? सो एमएमआर जो है आपकी मीजल, मम, रूबेला, ये आपकी लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जांपल है। मैंने अभी बात की ना वैक्सीन के टाइप्स और उसके कौन से एग्जांपल्स है, ये दो चीजें तो करके जाना, इस पे सवाल आते हैं बार बार। टॉक्सॉइड देखो, टेटनस के बाद की थी, सब यूनिट इनएक्टिवेटेड, किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी, फिर से सवाल आ गया ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी। पार्ट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज टेकन फ्रॉम द माउस एंड द रिमेनिंग इज टेकन फ्रॉम द ह्यूमन। अब देखो ये वो पूरी की पूरी वही बात नहीं हो गई क्या? ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बार बार रिपीट हुआ ना ये। सीडीआर ऑफ द माउस आईजीजी इज फ्यूज्ड विद द फ्रेमवर्क रीजन ऑफ द ह्यूमन आईजीजी। फ्रेमवर्क रीजन क्या है आपका? अल्टीमेटली क्या है फ्रेमवर्क रीजन आपका? वो है ना जिस पे अभी बात की थी, सीडीआर लूप्स देखने को मिलते हैं हमको उसके ऊपर, ठीक है। सो यही है अपना अरेंजमेंट। सीडीआर ऑफ द ह्यूमंस नहीं है तो ह्यूमनाइज्ड कैसे हुई वो? सीडीआर ऑफ द ह्यूमंस यहाँ पे भी गलत है, ये यहाँ पे सीडीआर ऑफ द ह्यूमंस गलत है। फ्रेमवर्क रीजन ऑफ माउस इज फ्यूज्ड विद द फ्रेमवर्क रीजन ऑफ ह्यूमंस। तो फिर अगर दोनों में फ्रेमवर्क ले लोगे तो काम कैसे चलाओगे? वो किसके लिए काम करेगी अल्टीमेटली? तो इसमें सीधा आंसर क्या है? सीडीआर ऑफ द माउस आईजीजी इज फ्यूज्ड विद द फ्रेमवर्क रीजन ऑफ द, बेसिकली फ्रेमवर्क रीजन जो है इसमें आपका फिर वही आ जाएगा पूरा का पूरा। अब बची हुई कुछ एंटीबॉडी सारी की सारी कांस्टेंट रीजन जो हमने बात की थी ना पिछले सवाल में, तो कांस्टेंट रीजन पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा फ्रेमवर्क, क्योंकि वहीं पे तो लूप्स होंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, आई मीन पार्ट बी 2016। पहला क्वेश्चन क्या है पार्ट बी में 2016 का? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ऑड वन आउट? ऑड वन आउट बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब मजा आ गया इसको सॉल्व करके। मैंने अपने टाइम पे भी किया था और अभी आज भी। एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है, आई मीन जो क्लासिफिकेशन है या जो डिफ्रेंसिएशन, वो ये है कि ये तीनों कार्सिनोजेनिक है। क्या है ये? कार्सिनोजेनिक है। तो ये क्या करते हैं कि खुद से ही आपका ऑन्कोजेनिक कैंसर कॉज कर देते हैं। तो और बाकी जो एचआईवी है, एचआईवी ऐसा नहीं कि कैंसर कॉज नहीं करता है, लेकिन खुद से कैंसर कॉज नहीं करता है। इसका जो कैंसर कॉज करने वाला है वो हर्पीस है। और हर्पीस जो है वो जब एचआईवी जो काम करता है और उस वजह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। तो जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो आपका हर्पीस जो है वो कापोसी सार्कोमा कॉज करता है। ये चीज मैंने 2 लेक्चर पहले या लास्ट लेक्चर में बताई है, कापोसी सार्कोमा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन एचआईवी जो है वो खुद से कभी भी कैंसर कॉज नहीं करता है, बट वैसे कंडीशन बना देता है कि जो आपका हर्पीस 8 वायरस है वो कापोसी सार्कोमा इजीली कॉज कर सकता है। ठीक है, 2 मिनट रुकना, पानी पी लूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पे चले। तो ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट वायरस कॉजिंग से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, इतना इजीली नहीं बनता था ना। अगला क्वेश्चन क्या है? During antigen presentation by antigen presenting cells, viral antigen are processed and presented to T cell in the context of MHC antigen. Viral antigen are processed. तो अभी अभी मैं तुमको लिखवा के आया हूँ, MHC क्लास 1 के लिए होगा ये वायरल एंटीजन। तो क्लास 1 जहां जहां पे है वहां पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 1, यहाँ पे लिखा है क्लास 1 या क्लास 2। तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही चले गए। तो प्रोटियोसोम से होता है या एंडोसोम से होता है? तो क्लास 1 जो होता है वो आपका पूरा का पूरा प्रोटियोसोम से होता है। एंडोसोम जो है वो आपका क्लास 2 में चलता है, और एंडोसोम में लाइसोसोम अरेंजमेंट भी होता है, ध्यान रखना। इस पे भी सवाल है, हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमएससी क्लास 1 जो है वायरस और कैंसरस जो सेल्स होती है उनको एक्सप्रेस करके और टी सेल एक्टिवेशन में मदद करती है, सीटीएल है ना, इसमें काम करती है। और इसमें जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स है ना, सीटीएल का मतलब। सो यहाँ पे ये लाइसोसोम वाला और एंडोसोम वाला प्रोसीजर जो है वो क्लास 2 के अंदर आएगा, लेकिन वो एक्सोजेनियस एंटीजन में आएगा। एंडोजेनियस एंटीजन में प्रोटियोसोम, एमएचसी क्लास 1, टीसी सेल्स, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंगस दैट कॉजेज एथलीट्स फुट। इसका ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। ट्राइकोफाइटोन, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। आई होप तुमको वैसे भी पता होगा ट्राइकोफाइटोन, यूजुअली शायद नीट में भी पूछा है कभी, एथलीट्स फुट। अगला,
अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज एट हाई लेवल्स ऑफ टीएनएफ अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 6। तो टीएनएफ अल्फा का हाई लेवल देखने को मिल रहा है और इंटरल्यूकिन 6 का हाई लेवल देखने को मिल रहा है। हम ये मान के चल रहे कि कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो कौन सी टी सेल की पॉपुलेशन जो होगी वो उसके ब्लड सैंपल में ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका कारण जो है यहाँ पे तुमको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो तीन तरह की टी सेल्स हो सकती है। पहली चीज तो समझते नाइव टी सेल तो होगी नहीं। नाइव टी सेल तो आपकी क्या है, ऐसी टी सेल है जिसने कोई एंटीजन देखा ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, दो साइटोकाइन है जिनका लेवल बढ़ के आ रहा है, टीएनएफ अल्फा का और इंटरल्यूकिन 6 का। टी रेगुलेट जो रेगुलेटरी सेल्स जो है ये आपके इम्यून रिस्पांस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। T17 और TH2 इन दोनों में से हो सकता है, या तो T17 होगा या 17 अगर तुम उसको कहना चाहो, या TH2 होगा। TH2 जो है बेसिकली TH2 आपका एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए है TH2 रिस्पॉन्स। और ये आपका क्या करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स और पैरासाइट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, और इसके अंदर ये वाले साइटोकाइनिन्स नहीं बनते। लेकिन जब आप इसकी बात करें तो T17 की, यहाँ पे साइटोकाइन का सर्ज देखने को मिलता है, और साइटोकाइन का सर्ज जो देखने को मिलता है उसके अंदर यही बात होती है, टीएनएफ अल्फा और आपका ये IL-6 इंटरल्यूकिन 6। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर कि बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट जब हमारा प्रोसेस होता है IL-6, वेट अ मिनट, IL-6 जब आप बैक्टीरिया और फंगाई के अगेंस्ट हमारा प्रोसीजर काम करता है, तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये ऐसा प्रोसेस है, और तब हम देखते हैं कि अच्छा ये दोनों का लेवल बढ़ के आ रहा है, और तब हमारी TH17 सेल्स ज्यादा देखने को मिलेगी ब्लड सैंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लेमेटाइजेशन टू हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमन इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? एरिथ्रोसाइट्स। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपको वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स का जो होता है वो डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, और उसी के बेसिस पे आपका रेटिकुलोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, तो बेसिकली आरबीसी के नंबर्स को हम बढ़ाते हैं सो दैट कि हम हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स अफोर्डेड बाय प्रायर इन्फेक्शन विद काउ पॉक्स प्रेजेंट व्हाट? देखो, आप किसी बीमारी हुई, किसी को काउ पॉक्स हुआ, लेकिन वो काउ पॉक्स से बेचारा ग्रसित है, काउ पॉक्स से ठीक हो गया, अब इसके अंदर स्मॉल पॉक्स के लिए भी क्या आ गई है, इम्यूनिटी आ गई है। तो इसको हुआ तो काउ पॉक्स था, लेकिन स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनिटी कैसे आ गई? क्योंकि इन दोनों के बीच में, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के बीच में क्या है, एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी है, कि इसका एंटीजन इससे बहुत ज्यादा मेल खाता है और इसका इससे बहुत ज्यादा मेल खाता है। तो अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो हो सकता है कि वो काउ पॉक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, और काउ पॉक्स हो रहा है तो स्मॉल पॉक्स के लिए। तो क्रॉस रिएक्टिविटी का मैकेनिज्म है। पैसिव प्रोटेक्शन, इनेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिसिटी, तीनों ही बकवास वर्ड है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना था उन पे। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज लिवर कैंसर? इसमें यार दो ऑप्शन सही है, पेपिलोमा तो कोई लेना देना नहीं है, सर्वाइकल कैंसर वगैरह के लिए है ये, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस ये जेनिटल वॉर्ट्स वगैरह के लिए है, ये दोनों ही गलत है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी दोनों ही सही है, बट अगर मोस्ट प्रेवलेंट की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन कॉज करवाते हैं ये अंदर हेपेटोसाइट्स में, टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन कॉज करवाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, Trypanosoma brucei complex transmitted to man by bite of several flies of sissy fly can cause, ये बात पहले भी हो चुकी है ट्रिपेनोसोमा के ऊपर, है ना। ट्रिपेनोसोमा क्या कॉज करती है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, और इस पे सिसी फ्लाई आपका जो होती है वो बाइट करती है, सिसी फ्लाई। तो ये बात छोटी सी ध्यान रखनी है, इससे सवाल आगे भी आ सकता है। अच्छा, इसमें अब दो है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपेनोसोमा ब्रूजाई। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और ये जो है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, और ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस का एक दूसरा नाम भी है, कोई बता सकता है क्या अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस का दूसरा नाम क्या है सर? लेट्स मूव ऑन, ये तुमको कमेंट में बताना प्रभु। अगला, in immune response at mucosal surface, particularly in the context of gut immunology, which of the following is not true? Which of the following is not true? हाँ, तो म्यूकोसल सर्फेसिस के बारे में बात करें, म्यूकोसल सर्फेस मतलब तुम समझ रहे होगे जहां जहां पे म्यूकस है, मतलब जो लाइनिंग है पूरी की पूरी आपकी, वो म्यूकोसल सर्फेस के बारे में बात हो रही है। तो म्यूकोसल सर्फेस के बारे में पूछा गया है, तो म्यूकोसल सर्फेस है कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द न्यूमरस एंड डाइवर्स कमेंसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली हमारे पास में बहुत सारे कमेंसल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उनको फायदा पहुंचाते हैं। हमको ऐसे डायरेक्ट फायदा तो नहीं है, कमेंसलिज्म पढ़ा ही होगा तुमने, है ना, पॉजिटिव जीरो कमेंसलिज्म। इनडायरेक्ट फायदा है, डायरेक्ट फायदा नहीं है। तो कमेंसल जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास में, और इस वजह से क्या होता है कि वो डायरेक्टली ग्रो नहीं करने देते हैं,
कौन से पैथोजेनिक माइक्रोब्स को। फिर एम सेल्स ट्रांसपोर्ट माइक्रोब्स एंड एंटीजन फ्रॉम द गट ल्यूमेन टू गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। या डेफिनेटली एम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने पढ़ा भी होगा एम सेल्स के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ना जरूर। एम सेल्स जो होती है आपके माइक्रोब्स को ट्रांसपोर्ट करती है गार्ड की तरफ। बी सेल्स एक्टिवेटेड इन म्यूकोसल टिश्यूज गिव राइज टू प्लाज्मा सेल प्रेफरिंग secreting immunoglobulin G. Now this is important thing, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए होना चाहिए था सिक्रीशन की, जब आप बात कर रहे हो तो जी भी सिक्रेट होती है, ऐसा नहीं कि जी सिक्रेट नहीं होती है, लेकिन जी का यहाँ पे लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो मेजर डिस्कशन है हमारा वो किससे है, वो आपका ए से है। ये चीज समझ में आ रही है। सो आपका ए जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। जरा आगे बढ़ते हैं, दूसरे पे समझते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम और डिटेल में समझें, इन्फ्लेमेशन इज प्रिवेंटेड इन म्यूकोसल सरफेस जनरली बाय रिक्रूटमेंट ऑफ टी रेगुलेटरी सेल्स। डेफिनेटली हम वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं करते हैं, हम गाल्ट में ले जाके वहां पे प्रोसेस करते हैं एंटीजेंस को, और टी रेग सेल्स जो होती है वहां पे वो इम्यूनोजेनिसिटी को कम करती है, वरना आपके यहीं पे छाले वगैरह हो जाएंगे लाइनिंग्स में और बहुत ज्यादा पेनफुल होगा वो प्रोसेस। तो हम वहां से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं गाल्ट में और वहां पे उसको प्रोसेस करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव डेवलप्ड, और अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना इसको। यू हैव डेवलप्ड a H2KD mouse model with grafted thymus for studying T cell maturation। तो हमारे पास में होस्ट है जिसका नाम माउस है, जो कि H2KD माउस है। H2KD माउस का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो KD मतलब दो अलील्स हैं, यहाँ पे टू अलील्स है, एक K है जो माता जी से आई होगी या पिताजी से आई होगी, और दूसरी D है जो कि माता जी या पिताजी से आई होगी, हमको नहीं पता। इसके अंदर जो माइस ग्राफ्टेड थाइमस है उसका अगर फिनोटाइप देखा जाए तो वो H2DD है, मतलब उसके अंदर दोनों ही अलील्स कैसी हैं, DD है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है तुमको कि जब आप थाइमस में फिर टी सेल्स को प्रोड्यूस करोगे तो आप यहाँ पे इधर तो आपका डी के दोनों था, और थाइमस में पूरा मैच्योरेशन होता है, तो थाइमस में आपका माउस तो केडी वाला है ना, लेकिन उसके अंदर जो टी सेल्स बनेंगी वो सिर्फ डी वाली बनेंगी, क्योंकि के वाली तो है ही नहीं, थाइमस के अंदर नहीं है ना के, थाइमस के साथ डी वाला है। अब आगे बात करते हैं। यू हैव इम्यूनाइज द माउस विद एंटीजन डिराइव्ड फ्रॉम लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ठीक है, एंड वुड लाइक टू असेस द एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। आपको देखना है कि कितनी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो इस ग्राफ्टेड थाइमस से जो H2DD वाला है इससे आपका देख पा रहे हो। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आपको यहाँ पे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के आपने यहाँ पे देख लिया, तो अब यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होती है, साइटोटॉक्सिक या टीसी सेल्स जिसको अपन बोलते हैं, टीसी सेल्स वायरली इन्फेक्टेड और कैंसरली इन्फेक्टेड सेल्स को देख लेती है। तो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स यहाँ पे अगर हम बोले लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस से हमने क्या करा है, एंटीजन डाल रखा है, तो उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अच्छा प्रोसेस कर पाएगी कि नहीं। तो ये काम कैसे करती है टीसी सेल्स, ये काम करती है MHC1 के थ्रू, हमने अभी अभी पढ़ा इसको MHC1। तो जहां जहां MHC1 मॉलिक्यूल है वही हमारे आंसर होगा, MHC2 को पहले एलिमिनेट कर लो, क्योंकि भैया टीसी सेल्स के बारे में डायरेक्ट बात चल रही है कि रिकॉग्निशन होगा कि नहीं होगा, एक्टिवेशन होगा कि नहीं होगा। तो MHC2 से तो रिकॉग्निशन होने से रहा, वो तो होता ही नहीं है, MHC1 से होगा। पहला देखते हैं, सेल्स एक्सप्रेसिंग MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेकन फ्रॉम H2KK माउस। देखो अब H2KK माउस से अगर आप सेल्स लेते भी हो और फिर इनका एक्टिवेशन देखने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे ये तो DD वाला है, तो KK के लिए तो ये काम करेगा ही नहीं, तो ये तो नॉन सेल्फ अरेंजमेंट हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर आखिरी एक और क्या बच रहा है, सेल्स एक्सप्रेस्ड MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल टेकन फ्रॉम H2DK माउस, ये दिख रहा है यहाँ पे D, तो यहाँ पे D जो है वो यहीं से आ रहा है, तो हमारा थाइमस जो था वो D वाला था, और इसी वजह से ये जो है ये प्रॉपर तरीके से हमको बता पाएगा कि हाँ कितना टी सेल का एक्टिवेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो D है ये सेल्फ रिकॉग्निशन भी होगा, और जब यहाँ पे लिस्टेरिया का ये जो एंटीजन है, तो ये एंटीजन को जब एक्सप्रेस करेगा तो टी सेल्स उस एंटीजन को देख भी पाएगी और वो ये भी समझ पाएगी कि ये सेल्फ है। बात समझ आ रही है। तो वो अपने अगेंस्ट काम नहीं करेगी, लेकिन वो जो उसके ऊपर एंटीजन है ना उसके ऊपर काम करेगी। सो टी सेल विल बी कमिंग ओवर देयर, थिंक सी द एंटीजन वर्किंग ओवर अगेंस्ट इट, और क्योंकि ये डी वाला है तो इसके अगेंस्ट काम नहीं होगा। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया, और यही है एक्टिवेशन का मतलब, क्योंकि MHC की मैचिंग होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो टी सेल्स जो होंगी आपकी वो नेगेटिव सिलेक्ट प्रॉपर नहीं हुई है, और इस वजह से वो आपकी ही सेल्स को मारने लग जाएगी, ठीक है। सो इसी वजह से अपने को क्या है, जो थाइमस है वो DD वाला है, तो आपको D तो चाहिए चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया सेल्फ नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये समझ में आया अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर एक बार पीछे जाके वापस सुन लेना। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है सर। विनेगर इज अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ एसिटिक एसिड, बिल्कुल हम जानते हैं इसको, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे दो ऑप्शंस बहुत अच्छे से कंफ्यूजिंग में डाल रखे हैं इन्होंने। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज को यूज कर लो और सैक्रोमाइसिस सेरेविस यूज कर लो और आपका एसिटेट आपको मतलब एसिटिक एसिड या एसिटेट आपको मिल जाएगा।
बट ये जो है ये उतने अच्छे से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विनेगर की डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो उससे बेटर ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है एसिटोबैक्टर एसिटाई के बारे में, कि इथेनॉल का आप यूज करो, फर्मेंटेशन इथेनॉल का करो, और इथेनॉल का फर्मेंटेशन करके यहाँ पे एसिटो एसिटाई यूज करके, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसको यूज करके आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी तरीके का क्वेश्चन गेट बी में था, उसमें उन्होंने पूछा था कि अगर आपको एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करना है तो आप किस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज करोगे, और उसमें आंसर था ईस्ट, जो कि आपको इथेनॉल प्रोड्यूस करके देगा, प्लस एसिटो एसिटाई सॉरी एसिटो एसिटाई, ये इस तरह का क्वेश्चन है, अभी गेट भी में आया था। नेक्स्ट, a food stored in the refrigerator has caused an outbreak of foodborne illness. अच्छा, which one of the following is most likely to be pathogen responsible for this? एक रेफ्रिजरेटर में रखे होने के बाद भी अगर कोई फूड बॉर्न इलनेस हो रही है, मतलब ठंडे में रखा था यार, उसको ठंडे में रखा तब भी बीमारी कॉज कर रहा है, मतलब ऐसा ही कोई आदमी होगा, आई मीन ऐसा कोई माइक्रोब या पैथोजन होगा जो आपके ठंडे में रह सकता है, तो कौन रह सकता है ठंडे में? ई कोलाई तो नहीं सस्टेन कर सकता है ना, टाइफीम्यूरम ये भी नहीं सस्टेन कर सकता है, बैसिलस सीरस ये भी नहीं कर सकता है, बट ये कर सकता है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठंडे में रहते हैं ये, है ना, तो इसलिए थर्मोफाइल है प्रॉपर तरीके से, ये कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में ध्यान रखना कि कोल्ड टेम्परेचर पर रह सकते हैं, ये ग्रो भी कर सकते हैं, तो ग्रो कर सकते हैं, इस वजह से इन्होंने क्या फूड बॉर्न इलनेस दे दी। बाकी जो है दूसरे बैक्टीरिया है, इनको थोड़ी गर्मी चाहिए, और ये खुले में ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि हाँ यार ये काम कर पा रहे हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर खाना खुला पड़ा है तब काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस द सॉरी प्रोड्यूस नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिड्यूस, टू रिड्यूस द टार्टनेस, टार्टनेस का क्या मतलब होता है, जो एक चटक रहती है कि एकदम से खाओ और मतलब पियो और एकदम लगे, तो द टार्टनेस इन वाइन ड्यू टू मैलिक एसिड, इसको रिड्यूस करना है तो आपको सेकेंडरी फर्मेंटेशन करना पड़ता है, तो वो किसके थ्रू करते हो आप, तो आप करते हो वो इनोकोकस ओइनोकोकस ओइनी से। ओइनोकोकस ओइनी जो होता है बेसिकली ये मैलिक एसिड को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो इतना ज्यादा टार्टी नहीं होता है जितना आपका मैलिक एसिड होता है, इस वजह से आपका लैक्टिक एसिड के साथ कामकाज चल जाता है, और इसीलिए इसको मेलोलैक्टो या मेलोलैक्टिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, तो याद रखना मेलोलैक्टिक फर्मेंटेशन, मेलोलैक्टिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, अगला सवाल, Which one of the following statement is incorrect with respect to food rheology? Food rheology ये भी एक अच्छा सवाल है, फूड रियोलॉजी के बारे में पूछा गया है, मतलब उनके नेचर बेसिकली क्या है, किस तरह के लिक्विड है वो। सो यहाँ पे जो सबसे डायरेक्ट बातचीत है, क्या योगर्ट जो है वो आपका थिक्सोट्रॉपी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, पहले ध्यान देना, आपसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट, तो योगर्ट जो है वो डेफिनेटली आपके थिक्सोट्रॉफी को शो करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो या जितना आप इसके अंदर मूवमेंट लेके आते हो, ये उतना ही पतला होता जाता है, और ये तुमने दही में भी देखा होगा कि आप क्या करो, उसको ऐसे हिलाते जाओ, फेंटते जाओ, फेंटते फेंटते फेंटते, तो वो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मूवमेंट्स आता है, तो पड़ा रहता है तो वो स्टेबल रहता है, लेकिन जब उसको हिलाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी बदलती है, ठीक है। सो इसीलिए आपका क्या है, ये थिक्सोट्रॉपी शो करता है, बिल्कुल करता है, कि अगर थिन होगा, पतला हो जाएगा जब आप उसको स्टर करोगे, और यहाँ पे थिक होगा जब वो क्या होगा, ऐसे रेस्ट में पड़ा रहेगा, सही, योगर्ट में होता है, इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। फिर आपका क्या होगा यहाँ पे, केचप इज एन एग्जांपल ऑफ शेयर थिनिंग व्हिच इज सूडोप्लास्टिक लिक्विड, डेफिनेटली, इसलिए जो केचप आता है ना, जैसे तुमने देखा होगा केचप की बोतल होती है बड़ी वाली कांच की, उसको ऐसे 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 करके निकालना पड़ता है, लेकिन जो वो स्क्वीजी आता है केचप वगैरह जो किसान वगैरह के नहीं आते वो स्क्वीजी वाले, तो उसको पच्चे से दबाव बाहर आ जाता है, क्यों, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो क्या होता है, जो आपका लिक्विड है जो बहुत ज्यादा क्लोज ऐसे पैक था, लेकिन जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो वो पतला हो जाता है, शेयर थिनिंग, शेयर मतलब प्रेशर, थिनिंग मतलब पतला हो जाना, तो शेयर थिनिंग देखने को मिलती है आपके केचप में, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। व्हीट डो इज विस्को इलास्टिक, हाँ, आप जिन्होंने रोटी वोटी बनाई है कभी, या कभी आटा वाटा गूंदा है, गूंदा है का, हाँ, तो आटा वगैरह अगर तुमने गूंदा होगा तो तुमको इसे समझ में आई होगी, गुथा होगा तो तुमको समझ में आया होगा कि आटे को हम इस तरीके से मसलते हैं, फिर वो वापस से अपने शेप में भी आ जाता है, ऐसे दबाते हैं तो वापस उठ जाता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ऊपर उठ जाता है, बट थोड़ा बहुत, तो उसको हम बोलते हैं विस्को इलास्टिक, कि उसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी है थोड़ी बहुत, ठीक है, और इसमें बेसिकली बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो ड्राई सॉरी जो डो है आपका व्हीट का वो भी इस तरह का प्रोसेस है। मोल्टन चॉकलेट जो है वो एक परफेक्ट न्यूटोनियन फ्लूइड है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, इट इज नॉट अ परफेक्ट न्यूटोनियन फ्लूइड, मोल्टन चॉकलेट भी जो है वो आपकी थिक्सोट्रॉफी को शो करती है। परफेक्ट न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, परफेक्ट न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जैसे कि पानी, पानी पे आप कितना भी प्रेशर लगाओ उसकी जो फ्लो रेट है वो वैसी रहती है, कैसे समझाता हूँ,
पानी एक ग्लास में लिया, जैसे जैसे आप उसके अंदर चम्मच हिला रहे हो, आप उतना ही नॉर्मल उसके अंदर चम्मच हिला सकते हो जैसे जितना आराम से आप उसको पोर कर सकते हो। लेकिन चॉकलेट्स के साथ में ऐसा नहीं है। एक अगर बड़ी सी मैं एक बाल्टी भर के तुमको चॉकलेट दे दूं तो सोच रहा होगा दे दो यार, सोचेंगे उस बारे में भी। तो अगर मैं तुमको बड़ी सी बाल्टी भर के चॉकलेट दे दूं, एकदम मोल्टन चॉकलेट, तो तुमको उसको हिलाने में उतना आसान नहीं होगा जितना पानी को हिलाना इतना ईजी है। फिर उसको पोर करना लेकिन आसान होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आया समझ में? तो इसका जो बेसिक आंसर है कि मोल्टन चॉकलेट एक परफेक्ट न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये गलत है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। The major metabolite formed in the succession of microbes responsible for your यार ये pronunciation बहुत खतरनाक था, मैंने लिखा है इसको, it is सॉक्रूट, इट इज सॉक्रूट फर्मेंटेशन। तो सॉक्रूट फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जो कैबेज होती है, कैबेज, इसके ना छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, इसको श्रेडिंग कर देते हैं इसकी, और श्रेडेड कैबेज को लेते हैं और इसको ट्रीट करवाते हैं फिर अपना, कहाँ गया, वेट अ मिनट, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से। इससे ट्रीट करवाते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से। ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होती है फिर ये धीरे धीरे ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद में इसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता है, फिर आता है यहाँ पे ल्यूकोनोस्टॉक, और ल्यूकोनोस्टॉक इसमें यूटिलाइजेशन करता है जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको और बाकी कैबेज को। ल्यूकोनोस्टॉक जो होता है फिर आगे बढ़ते 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 हमारा और डेफिनेट मैकेनिज्म चलता है और फिर आगे आ जाता है लैक्टोबैसिली। पूरा का पूरा सेटअप होता है फर्मेंटेशन का, जो फूड प्रोसेसिंग वाले उन्होंने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है, सो कैबेज श्रेडेड, फिर कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म के बाद में ल्यूकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिली। और ये सब करते क्यों है हम लोग? ये एज अ फूड यूज किया जाता है फॉर इट्स प्रोबायोटिक। इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है। फिर फूड यूज किया जाता है एज अ प्रोबायोटिक क्योंकि उसके अच्छे काफी सारे प्रोबायोटिक यूजेज है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ आंसर है, ये रहा। अगर तुमको सिर्फ इतना सा भी याद है कि भैया ये सॉकूट में हम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते तो भी बन जाता है ये सवाल, क्योंकि इसने डायरेक्टली बोल दिया था कि मेटाबोलाइट कौन सा फॉर्म होता है मेजरली, लैक्टिक एसिड। बाकी नहीं भी पता होता तो भी चल जाता। ठीक है, तो वो हिंट ऐसे देते हैं जैसे तुम पकड़ सकते हो। टफ सवाल नहीं है, बेसिक्स, मतलब थोड़ा सा दिमाग याद, चीजें थोड़ी रिटेन होना चाहिए। अच्छा, जीका वायरस के बारे में अभी अपन पढ़ के आए थे, है ना? आरएनए वायरस से मैंने बताया था। माइक्रोसेफेली याद है, इन यूट्रो माइक्रोसेफेली, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मतलब वहां से रिपीटेड वहां रिपीटेड था। तो माइक्रोसेफेली कॉज करता है और डायरेक्ट पूछा था इन यूट्रो माइक्रोसेफेली कौन कॉज करता है, 2018, 2 साल बाद। इट इज द फर्स्ट आइसोलेटेड इन युगांडा, ये बिल्कुल सही बात है। इनोफिलिस मॉस्किटो नहीं, इनोफिलिस मॉस्किटो काटने से नहीं होता है, मैंने होमवर्क दिया ना, ढूंढना इसका कैरियर। आरएनए वायरस है, बिल्कुल है। और माइक्रोसेफेली करता है, बिल्कुल करता है। तो ये सारी जो हैं ये 3 स्टेटमेंट सही है, जो गलत स्टेटमेंट है वो एनोफिलिस मॉस्किटो से कॉज होता नहीं, उससे नहीं होता। अगला, द वैक्सीन करंटली यूज्ड इन इंडिया पल्स पोलियो कैंपेन इज, क्या है वो? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। पता ही है तुमको, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, जो 2 बूंद जिंदगी वाले म्यूकोसल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस के लिए कौन सा वाला गलत है? तो देखो एक चीज समझो कि स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया है, जरा इसको देख लेते हैं। इट वाज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाइन। देखो इतना स्पेसिफिक अगर नाम दिया है ना उन्होंने, और स्ट्रेप्टोकाइनेस है, तो भैया ये सही होगा। ये थोड़ा सा थोड़ा भरोसा करा करो इनके ऊपर भी, है ना? इतना स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है तो सही होगा। इट इज हाईली एंटीजेनिक, या इट इज हाईली एंटीजेनिक। इट इज यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक एंटी थ्रोम्बिजेनिक एंटीजन, और इट इज यूज्ड एज अ थेराप्यूटिक फाइब्रिनोलाइटिक एंटीजन। नाउ ये भैया पढ़ा हुआ है तो ही चल पाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है बेसिकली वो फाइब्रिनोलाइटिक एंटीजन है। थेरेपी में उसको यूज किया जाता है एज अ फाइब्रिनोलाइटिक एंटीजन, बट नॉट इट इज यूज्ड फॉर एंटी थ्रोम्बोजेनिक एंटीजन। एंटी थ्रोम्बोजेनिक होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो फाइब्रिन को ब्रेक करेगा तो वो वैसे ही आपका ब्लड थिनिंग में मदद कर लेगा या एंटी क्लोटिंग काम कर लेगा। थ्रोम्बोजेन के अगेंस्ट काम नहीं करता है ये। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, थ्रोम्बिन पे काम नहीं करता, फाइब्रिन पे काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सी जो है वो गलत है और बाकी डी सही है। नेक्स्ट, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी के बारे में बातचीत कर रहे हैं भैया। ये एम्फोटेरिसिन बी जो है ये किसके अगेंस्ट काम करती है? तो एम्फोटेरिसिन बी जो है ये एक एंटी फंगल अरेंजमेंट है, एंटी फंगल आपका ड्रग है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एक वायरस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। प्लाज्मोडियम वायरस प्रोटोजोआ है। कैंडिडा ऑब्वियसली फंगल से, एंटी फंगल आपका कैंडिडा के अगेंस्ट है ना, यीस्ट का टाइप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस फर्स्ट स्टार्ट्स इन। तो भाई साहब रेबीज जो है ये आपका पता ही होगा, रेबीज वायरस है ये। तो इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो शुरू हो जाता है कहाँ पे? देखो वैसे मुझे इसका आंसर लगता है स्पाइनल गैंग्लिया, मैंने रिसर्च पेपर में भी देखा है, बट यहाँ पे जो मेजर वर्ड है वो स्टार्ट्स है। वैसे तो अगर पूछा जाए कि रेप्लिकेशन साइट क्या है वायरस की, तो रेप्लिकेशन साइट जो है वो आपकी क्या है? स्पाइनल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड में जाके आसपास वो जो गैंग्लिया है वहां पे काम करता है।
लेकिन अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मसल और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो वहां से रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे बाइट होता है ना, जैसे कुत्ता काट गया या जो भी इन्फेक्टेड एनिमल काट जाता है जो रेबीज से ग्रसित होता है, तो जहाँ पे काटता है तो वो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले रेप्लिकेशन शुरू करके फिर धीरे धीरे करके स्पाइनल गैंग्लिया में चला जाता है। लंग्स का कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ब्रॉड वर्ड हो जाएगा, ऑल्दो स्पाइनल गैंग्लिया नॉट दैट रिलेटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट देयर आर सम रीजंस एज वेल। नाउ अगला सवाल, सिंथेसिस ऑफ व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस एनवेलप टेक्स प्लेस इन। सो देखो, WSSB के बारे में बात कर रहा है ये, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। इसका जो एनवेलप होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो इसका बहुत सारा पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। ER अच्छा ऑप्शन है जो कंफ्यूज करेगा लोगों को कि एनवेलप तो एक प्रोटीन है। अब ये एनवेलप तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो ER में बनता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता होगा, पैक होता होगा और प्रोसेस चलती होगी। बट फॉर योर सरप्राइज, न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर टू इट, कि ये सवाल जो इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियस है अपना। ठीक है, चलो ये बात छोटी सी ध्यान रखना है, इस पर भी सवाल आ सकता है। तो ER जो है वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, मैंने उसके बारे में बता दिया है, न्यूक्लियस ही है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या है सर, देख लेते हैं उसके बारे में। अगला सवाल है अपने पास में एक इंटरेस्टिंग, या इट इज वायरल एनसेफेलोपैथी एंड रेटिनोपैथी, VER, जो मछलियों में देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है। तो भैया इसका वैसे डायरेक्ट आंसर बताऊं तो बिटेनोडा वायरस की वजह से देखने को मिलता है ना। और ये जो बिटेनोडा वायरस है ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ये छोटी सी चीज अपने को ध्यान रखना है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है ये। और जो रोटा वायरस होता है आपका, रोटा वायरस का लिखा है ये रहा, रेप्डो वायरस बैक्लो वायरस का लेना देना नहीं, रोटा वायरस जो होता है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, ये भी जरूरी है। और ये रोटा वायरस का देखने को मिलता है, इसके बारे में इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये मैमल्स और बर्ड्स में काम करता है, मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, मैमल्स एंड बर्ड्स लिख लेना इसको भी। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 2015। पता ही नहीं पड़ा, 5 साल के पेपर सॉल्व कर दिए अपन ने। पहले सवाल पे चलते भैया 2015 के। TH1 रिस्पॉन्स अभी थोड़े छोटे हो गए हैं, मतलब मैंने मना कर दिया अब इसको स्क्रीनशॉट यूज करने के लिए, तो अब अगले टाइम से वापस से अपन उसे पे आ जाएंगे, बट अभी के लिए कर लो यार बाबा। TH1 response is characterized by the secretion of which of the following combination of cytokines। तो TH1 रिस्पॉन्स जो है, जैसे अभी अपन ने बात की थी TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6, जिसके लिए हमने TH17 बोला था, यहाँ पे पूछा TH1 रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, तो ये होता है इंटरफेरॉन गामा और IL इंटरल्यूकिन 12। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत देख लो एक बार, इंटरफेरॉन गामा वगैरह के बारे में। ये मैंने 2-3 चीजें लिख दी है तुम लोगों के लिए, हाँ थोड़ा बड़ा हो गया ये, बट इसको एक बार रीड कर लेना जरूरी है। ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि interferon gamma and TL12 interleukin 12 are both cytokine critically involved in promoting the development and function of TH1 T helper 1 cell। ठीक है, और T helper 1 सेल जो होती है ये CD4 पॉजिटिव T helper सेल का एक सबसेट होती है, जो कि आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मेजर काम करती है। अगर तुमको याद आ रहा हो तो HIV जो होता है वो इसी को टारगेट करता है ना, CD4 पॉजिटिव हेल्पर सेल्स को, पर्टिकुलरली अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। फिर IL-12 जो है ये एक साइटोकाइन होता है जो आपकी APC के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और जैसे मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स जब ये पैथोजन को एनकाउंटर करती है, ये आपका एक की सिग्नल की तरह भी एक्ट करता है, जो आपका नाइव टी सेल को TH1 सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, अल्टीमेटली TH1 बनने लगती है। ठीक है, फिर ये इंटरफेरॉन गामा के बारे में है, तो ये आपका एक्टिवेटेड TH1 सेल्स के द्वारा, याद है ना ऑटो एक्टिविटी होती है इसके अंदर, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गई है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग टी हेल्पर सेल्स में देखने को मिलती है क्या, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सो इसके काफी सारे फंक्शन होते हैं, खुद से ये प्रोड्यूस करती है और खुद को एक्टिवेट करती है, इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये छोटी मोटी सी कुछ बातें लिख दी है मैंने, जस्ट रीड कर लेना इसको एक बार यहाँ पे। अरे टाइमर लग गो, रुको अभी नहीं लगा ना। ठीक है, तो ये समझना है। सो मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन, इसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करवाना, दूसरे इम्यून रिस्पॉन्सेस को अपरेगुलेट करना, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार इसको पढ़ लेना, इम्यूनो इंपॉर्टेंट है यार बाबा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following diseases is carried by bacteria? यार बहुत इजी है, मीजल्स वायरस है, मम्स को लेना नहीं, मम्स वायरस, टिटेनस। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा, कौन से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव वैक्सीन। शुरुआत हमने लाइव वैक्सीन से करी थी, बाद में आया था एडजुवेंट और केमिकली एटेन्यूएटेड, हीट कील्ड, ये सब बाद में आया था, लाइव वैक्सीन था शुरुआत में, तो लाइव वैक्सीन से हमको पता चला था। नाउ hemorrhage in the brain tissue with the loss of consciousness is known as apoplexy। it is known as apoplexy। hemorrhage मतलब खून का बहना, बाहर निकलना खून का, बाहर मतलब स्कल के बाहर नहीं, वहीं पे खून का बहना, और
याददाश्त या आपका जो सोचने समझने की क्षमता है या जो होश में रहने की ताकत है वो खोते जाना, वो आपका होता है एपोप्लेक्सिस। पहले ये टर्म यूज किया जाता था क्योंकि आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर कोई क्लॉट वगैरह बन गया और ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, उस वजह से आपका क्या होता है, हेमरेज होने लगता है और उसकी वजह से कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवरी प्रॉपर नहीं है। उसके लिए हम एपोप्लेक्सिस यूज करते हैं। हेमाटोमा जो होता है, हेमाटोमा का मतलब होता है क्लॉट बनने लग जाते हैं आउटसाइड ब्लड वेसल्स। ये भी आपका एपोप्लेक्सी से रिलेटेड ही है, बट ये दूसरे कंडीशन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसमें कॉन्शियसनेस लॉस हो। तो क्लॉट आउटसाइड ब्लड वेसल्स ये भी ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। कुछ सुना भी होगा कि खून के थक्के जम गए हैं और वो सारी चीजें। फिर हीमो यहाँ पे हीमोटाइसिस जो है, हीमोप्टेसिस, हीमोप्टेसिस जो है, एक मिनट मैंने लिखा है इसके बारे में। हाँ, हीमोप्टेसिस जो है भाई साहब आपका, ये जब आपकी खून की खांसी होने लगती है, कॉफिंग, खून की खांसी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं हीमोप्टेसिस। और यहाँ पे जो हीमेटामेसिस है, ये हीमेटामेसिस जो है ये आपका इसके अंदर होता है, वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग या वॉमिटिंग ब्लड, उसके लिए ये वर्ड है। मैंने कुछ और चीजें तुमको दे दी है, चाहो तो इसको याद रखो, अगर लगता है कि नहीं याद रह पाएगा तो ज्यादा लोड मत लो, एक बार रीड कर लो, अगर इससे रिलेटेड सवाल अगर ठीक है, नहीं तो बहुत सारे सवाल अपने पास करने के लिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पार्ट बी। पहला सवाल क्या है सर, देखें। H1N1, H1N2, H2N1, H3N1, H3N2 ये किसके सब टाइप्स हैं? तो ये सारे के सारे सब टाइप्स आपके इन्फ्लुएंजा ए के, सारे H1N1, H1 सारे के सारे इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप्स है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स अफोर्डेड बाय प्रायर इन्फेक्शन रिप्रेजेंट। याद है ये सवाल अभी अभी करके आए थोड़ी देर पहले, रिपीटेड सवाल, हूबहू रिपीटेड सवाल नहीं है ये, एंटीजेनिक स्पेसिफिक इन पूरे पूरे कुछ भी बदलाव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cytotoxic T cell can be induced to mount a cytotoxic attack on the virus infected cell if it binds to cell displaying what? अभी बात की थी, वायरल इन्फेक्टेड है, डायरेक्ट टी सेल को एक्टिवेट करना है तो क्लास 1 होगा। इनसफिशिएंट क्लास 1 एमएचसी से कर पाओगे क्या? नहीं, आपको क्या चाहिए? क्लास 1 बियरिंग फॉरेन एंटीजन। दिस इज द ट्रूथ स्टेटमेंट। कितने सीधे सीधे सवाल है। अगला क्वेश्चन, Which of the following event occurred first in the differentiation sequence of human B cell in the bone marrow? पहला इवेंट कौन सा होता है डिफरेंशिएशन का, जब आपका ह्यूमन बी सेल बनता है बोन मैरो के अंदर? तो इसके लिए आपका सबसे पहला जो इवेंट होता है वो हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है। हैवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है, उसके बाद फिर लाइट चेन का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, हैवी चेन का रीअरेंजमेंट पहले होता है, फिर लाइट चेन का रीअरेंजमेंट होता है। ये छोटी बात ध्यान रखना है। IgD, IgM प्रेजेंट ऑन द बी सेल, सरफेस IgM प्रेजेंट ऑन द बी सेल्स, ये बहुत लेट इवेंट्स हैं। पहले तो हम डिफरेंशिएशन तो करें। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि जो VDJ रीअरेंजमेंट होता है वो आपके हैवी चेन के लिए होते हैं, और कापा और लैम्डा के जो रीअरेंजमेंट्स होते हैं वो लाइट चेन के लिए होते हैं, बट वो बाद में होते हैं, पहले VDJ वाले होते हैं। One advantage of using Pichia pastoris as a protein expressing platform over Saccharomyces cerevisiae is that the former, क्या होता है इसके अंदर जो आपको बेटर देखने को मिलता है? सो भाई साहब, ये जो Pichia pastoris है ये भी एक तरह का ईस्ट है ना? क्या बोलते हैं इसको? मिथेनोलाइटिक ईस्ट। मिथेनो मतलब मिथेनॉल से रिलेटेड है ये, मिथेनोलाइटिक ईस्ट बोलते हैं इसको, ठीक। सो या या मिथेनोलाइटिक क्या बोलेंगे इसको, हम ज्यादा बेटर वर्ड बोल सकते हैं, मिथाइलोट्रोपिक बोल सकते हैं। हाँ, मिथाइलोट्रोपिक, मिथाइलोट्रोपिक ईस्ट, पिशिया पेस्टोरिस को, ठीक है। सो ये जो है ये आपका क्या करता है? खुद के प्रोटीन्स कम प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस लो एंडोजेनस प्रोटीन्स, अपने खुद के प्रोटीन्स कम प्रोड्यूस करता है ये, और इसी वजह से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविस अपने बहुत सारे प्रोड्यूस कर देता है, इस वजह से डाउन स्ट्रीमिंग करने में, प्यूरिफिकेशन करने में, गैदर करने में प्रोटीन को दिक्कत आती है। तो इसका सीधा सीधा क्या कारण है? ये रहा, सिक्रीट वेरी लो लेवल ऑफ एंडोजेनस प्रोटीन्स, प्रोड्यूस वेरी हाई लेवल ऑफ इथेनॉल, इससे कोई लेना देना नहीं, कैन नॉट ग्रो ओवर वाइड रेट ऑफ पीएच, इट कैन ग्रो बट इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमसे डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रोटीन एक्सप्रेशन में आप इसको क्यों यूज करोगे सैक्रोमाइसिस सेरेविस के ऊपर, तो उसका कारण क्या है? लो लेवल ऑफ एंडोजेनस प्रोटीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हेमरेजिक लिम्फेडिनाइटिस, ये किसकी वजह से है? तो भाई साहब ये आपको देखने को मिलता है बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से, एंथ्रैक्स के अंदर, जिसके अंदर जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वहां से हेमरेजिक मतलब खून देखने को मिलता है, खून निकलने लगता है वहां से। डायरेक्ट सवाल था ये, आता है तो आता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ज्यादा लोड नहीं लेना उसके लिए। अगला क्वेश्चन है जार्स डिजीज या हजार डिजीज, मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, हजार या जार, ये किसकी वजह से होता है? तो ये आपका म्यूकॉइड स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, न्यूकैसल डिजीज वायरस, माइकोबैक्टीरिया एवियम, इनकी वजह से नहीं। तो पोल्ट्री में ये होती है म्यूकॉइड स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई। म्यूकॉइड स्ट्रेन का क्या मतलब है, जरा उसको देख लेते हैं।
म्यूकॉइड स्ट्रेन का मतलब ये होता है बेसिकली कि ये स्लाइम लाइक देखने को मिलती है। म्यूकॉइड का मतलब क्या है? स्लाइम लाइक, मतलब स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना अपने, तो उसके बेसिस पे स्लाइम लाइक मतलब ऐसे बिल्कुल चिकनी सी इस तरीके से एग्रीगेटेड होती है। इसलिए इसमें जो हजार डिजीज होती है इसको कॉली ग्रेन्युलोमा भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्युलोमा बन जाता है। ग्रेन्युलोमा का क्या मतलब होता है? ग्रेन्युलोमा इस तरीके से बोल सकते हो तुम कि ग्रेन्युलोमा इज क्लस्टर ऑफ इम्यून सेल्स, इस तरीके से क्लस्टर बन जाता है और वो इंटेस्टाइन वगैरह में देखने को मिलता है। तो म्यूकॉइड स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई जो है वो आपकी हजार डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 95 to 98% ऑफ एस्पायरेंट्स जो होंगे उनको इसके बारे में नहीं पता होगा। इट्स टोटली फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमको 50 सॉल्व करना है, अच्छे से 50 सॉल्व करना है और गारंटीड इस सीरीज को ढंग से करोगे तो 50 निकाल के आओगे, हंसते हंसते निकाल के आओगे। थोड़ा सा बस कूल एंड काम रहो, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया? हाँ अगला इधर है ना, कहाँ देख रहा हूँ, अरे चलो ना। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलीज फ्रॉम डैमेज टिश्यू इनिशिएट अ चेन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स और क्लोटिंग इवेंट। क्लोटिंग इवेंट के लिए कौन चाहिए आपको? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है इसी से तो सारी कहानी शुरू होती है ना। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में एक बार रीड किया होगा तुमने, 14 फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, 13 फैक्टर्स होते हैं? हाँ बताओ जरा, 14 फैक्टर होते हैं 13 फैक्टर होता है? और अगर मैं पूछूं कि स्टुअर्ट कौन सा फैक्टर है तो कौन क्या बोलोगे? बहुत देर से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा यार, तो मैंने सोचा पूछ लो अभी। स्टुअर्ट कौन सा फैक्टर है बताओ। और हीमोफीलिया से रिलेटेड कौन सा फैक्टर है? अगर मैं बोलूँ हीमोफीलिया ए से रिलेटेड कौन सा है, हीमोफीलिया बी से रिलेटेड कौन सा है अगर है तो, और अगर हीमोफीलिया सी से रिलेटेड कौन सा है अगर है तो, चलो ढूंढो इसके बारे में, पता करो, बताओ। अगला सवाल, क्रुश्चफेट जैकब सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। तो क्रुश्चफेट जैकब सिंड्रोम जो है सर ये प्रियॉन डिजीज है। क्या है ये? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? मैंने पूछा ही था तुमसे और तुमने बहुत अच्छे से बताया, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, है ना, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो क्रुश्चफेट जैकब सिंड्रोम की बात करें तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रियॉन है उसका नाम है प्रियॉन स्क्रैपी फॉर्म। स्क्रैपी फॉर्म, और इसी वजह से इसमें जो आंसर है वो ये है पीआरपी, मतलब प्रियॉन एस सी, स्क्रैपी एस सी यहां से ले आएगा तो पीआरपी, एस सी, ये पूरा का पूरा नाम है इसका प्रियॉन का। वेस्ट नाइल वायरस का कोई लेना देना नहीं है, वेरिसेला जोस्टर वायरस का कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट नाइल वायरस जो है ये आपका मॉस्किटो से फैल रहा है। वेरिसेला जोस्टर वायरस कौन सी बीमारी कॉज करता है बता सकते हो? ये अब अगर तुमने इस पर दिमाग लगा लिया होगा तो तुमको समझ में आ गया होगा, ये इसी वीडियो में इसका आंसर है, ढूंढना वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या कर रहा है, ठीक है। तो पीआरपीसी ये नॉर्मल है, पीआरपीसी जो है ये नॉर्मली हमको प्रियॉन देखने को मिलता है और ये प्रियॉन जो होता है ये हार्मलेस होता है, ध्यान रखना। ये प्रियॉन एक हेल्दी ह्यूमन में देखने को मिलता है। क्रुश्चफेट जैकब सिंड्रोम ध्यान रखना ह्यूमंस की बीमारी है, ह्यूमंस बीमारी है जिसमें आपका न्यूरो डिजेनरेशन देखने को मिलता है, फिर प्रॉब्लम्स आती है ऑब्वियसली, मतलब मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्या है? द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ इबोला वायरस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस जिससे फैला भी था ये फ्रूट बैट, बैट से फैला था ना, तो इबोला वायरस वहीं से है। ये नेट में भी क्वेश्चन है तो पढ़ लेना इसको। वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन, और वो क्या है आपका? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पे ये दूसरा सवाल है, इंपॉर्टेंट हो गया होगा, इससे समझ में आ गया होगा तुमको। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पे इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ऐसा सेटअप है कि ये प्रॉपर तरीके से हम अभी इसको समझ नहीं पाए। हम इस पर बनाने की कोशिश करें लेकिन अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसका ये मतलब नहीं इस पर बन नहीं सकती, बनने में धीरे धीरे करके बनी जाएगी। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसके लिए हमारे पास में ऑब्वियसली ये है ना, कौन सी बीसीजी वैक्सीन में हम बात करते हैं इसकी, बीसीजी में बात करते हैं, किस में बात करते हैं? अच्छा बीसीजी नहीं, डीपीटी वैक्सीन। कौन सी? डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन में डिप्टेरिया है ना, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस ये रहा, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। तो डीपीटी वैक्सीन में आ जाता है। कौन सी बीमारी कॉज करता है ये? कौन सी बीमारी कॉज करता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसके बारे में बताना। हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसके लिए भी हमारे पास में है एचआईवी, और क्लोस्ट्रिडियम इसके लिए तो है ही है, टिटेनस वैक्सीन। तो इन तीनों के लिए है हमारे पास में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो टॉक्सिक शॉक बेसिकली है क्या? टॉक्सिक शॉक का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका जब ये एस ऑरियस का इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का, तो इस वजह से वो क्या करता है, अपने बहुत सारे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। अपन जानते हैं ना माइक्रोबियल में पढ़ते हैं अपन कि एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन वगैरह होते हैं, तो ये इस तरीके से टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। ये जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं ये एकदम से बहुत ज्यादा साइटोकाइन का सर्ज लेके आते हैं,
साइटोकाइन बहुत तेजी से बढ़ता है बॉडी के अंदर, साइटोकाइन का सर्ज आता है। ये जो साइटोकाइन का सर्ज आता है उसमें से एक जो है वो आपका टीएनएफ अल्फा होता है। आप तुमको पता ही है टीएनएफ अल्फा जो है वो आपका क्या है, पूरा सेटअप करवाता है, इम्यून सेटअप, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का लेवल्स को बढ़वाता है और आपकी क्या करता है, टी हेल्पर सेल्स वगैरह को और इन सबको मदद करता है डेवलप होने में। एंड दैट इज द केस कि यहाँ पे आपका क्या होता है, पूरा टीएनएफ अल्फा जो है उसका हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियंस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस, ध्यान रखना दो वर्ड बोल रहा हूँ, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, इनकी वजह से आपका ये टॉक्सिक शॉक का सेटअप होता है, टीएसएस बोलते हैं इसको, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और इन्फ्लेमेटरी जो ये होते हैं साइटोकाइंस, इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो टीएनएफ अल्फा उसमें से एक है। इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, टीजीएफ बीटा, इनका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं सीधा अगला सवाल। बीसीजी वैक्सीन, अभी अपन बात करके आए थे ना इसके ऊपर, तो बीसीजी वैक्सीन क्या है अपना, तो वैसे बीसीजी वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो भाई साहब ये आपका क्या, ये एटेन्यूएटेड एम ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है? नहीं, ये एम ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, एम ब्रेविस है ये, तो ये गलत हो गया। एम ब्रेविस स्ट्रेन से हम इसको बनाते हैं बीसीजी वैक्सीन को। रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, या बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस जब होता है उसके अंदर जो बच्चों में देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस, उसको रिड्यूस करने में इसने काफी अच्छी महारत हासिल करी, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसने। इंड्यूस प्रोटेक्टिव सीएमआई रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अगेंस्ट एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, बहुत अच्छा तो नहीं बट हाँ ठीक ठाक दे देती है, तो इसमें अपन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि यार उतना इफेक्टिव नहीं है ये, इस वजह से हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो ये अभी तक हमको पता ही नहीं चला है कि यार ये इसको अगर प्रोटेक्ट करती है, तो कंक्लूसिव इवेंट और कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है हमारे पास में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कारण था इसका, समझ में आया होगा। अच्छा, ये ऑप्शन मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग है, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि बहुत आसान सवाल है ये, इट इज अ टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि आपको ब्रेविस पता होना चाहिए, मेनिंजाइटिस पे काम हुआ है, उससे रिजल्ट मिला है पता होना चाहिए, सीएमआई रिस्पॉन्स जो होता है वो देता है कि नहीं देता है, तो इट इज टफ, इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन, कुछ क्वेश्चन तो है भैया टफ। A chimeric therapeutic monoclonal antibody consists of, chimeric therapeutic monoclonal antibody जैसे कार टी सेल टाइप का कुछ हो गया, तो chimeric antibody में हम क्या करते हैं बेसिकली कि कांस्टेंट रीजन जो होते हैं वो ह्यूमन के ले लेते हैं, ताकि हमारी जो एंटीजेनेसिटी है वो या इम्यूनोजेनेसिटी है वो ना आए उसके लिए, और वेरिएबल रीजन किसके ले लेते हैं, माउस के। पहले भी पढ़ चुके हो ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी वगैरह के बारे में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी में आपके पास में ह्यूमन का कांस्टेंट रीजन है और वेरिएबल रीजन जो है उसके अंदर सीडीआर लूप सिर्फ माउस ओरिजिन के हैं, ध्यान देना, अंतर समझना। ये काइमेरिक एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी के बारे में लिखा हुआ है, प्लीज इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमन का कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन में सिर्फ सीडीआर लूप्स जो है वो माउस के हैं, तो वो हो गया आपका ह्यूमनाइज्ड। यहाँ पे हम काइमेरिक थेरेपेटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में कांस्टेंट रीजन ह्यूमंस के, वेरिएबल रीजन माउस के। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना ह्यूमनाइज्ड और इसके अंदर। ठीक है, ये समझ में आया, अगले पे चलते हैं। Now we are moving on to the last paper of our video which is 2014 और पहला सवाल पार्ट ए का क्या है जरा देखते हैं। Which of the following cell type is the most characteristic component of the early stages of acute inflammatory response? तो जब भी acute inflammatory response होता है तो सबसे पहले early stages पे आपकी न्यूट्रोफिल्स जाती है। This is the most abundant WBC, पता ही होगा तुमको इसके बारे में, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में स्पेसिफिकली, तो ये इन्फ्लेमेशन की साइड पे जाके वहां पे क्या करती है, आपका कीमोटैक्सिस करवाती है, ऐसी चीजें रिलीज करती है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे आपके दूसरे इम्यून सेल्स जो होते हैं फटाफट 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 करके आती हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर किया जा सकता है। बेसोफिल्स जो है ये आपका स्पेसिफिकली जो एलर्जीज हैं उसके लिए बात की जाती है, इनकी एलर्जीज में ये काम करती हैं बेसोफिल्स। इयोसिनोफिल्स जो है वो एलर्जीज में तो ठीक ठाक ही है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में आपकी इयोसिनोफिल्स का ज्यादा काम है, और एलर्जीज में भी थोड़ा बहुत है। मोनोसाइट्स ऑब्वियसली तुमको पता है कि ये आपका सर्कुलेटिंग मैक्रोफेजेस ही है बेसिकली, ये जब किसी टिश्यू में जाती है तो मैक्रोफेजेस बनती है, फिर इनके अंदर चेंजेस होते हैं और फिर ये अपना काम करती है, फेगोसाइटोसिस यूजुअल। नेक्स्ट, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी माइस एंड न्यूड माइस डिफर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट, तो इसका सीधा सीधा आंसर है बी सेल्स। जब आप स्किड की बात करते हो, स्किड, तो इसके अंदर आप क्या करते हो कि इसके अंदर आप बी सेल्स और टी सेल्स दोनों को ही हटा देते हो, और इस वजह से ये इसके अंदर इम्यूनो मतलब ना तो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो पाती है ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो पाती है। लेकिन जब आप न्यूड माइस की बात करते हो तो आप यहाँ पे थाइमस हटा देते हो, आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि जो न्यूड माइस होता है उसका जो थाइमस होता है उसमें थाइमेक्टोमी हो जाती है, थाइमस हटा देते हैं उसके अंदर से, थाइमस हटा देते हैं तो टी सेल्स का जो आपका डेवलपमेंट है, टी सेल्स का मैच्योरेशन थाइमस में तो वो नहीं पाता है, टी सेल्स का मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से यहाँ पे टी सेल्स नहीं होती है।
तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो पूरी चली जाती है, लेकिन न्यूड माइस में बी सेल्स अभी है ना, बी सेल्स हैं, और ये दोनों में डिफरेंस है। स्किड में बी सेल टी सेल दोनों चली जाती हैं, उसके अंदर न्यूड माइस में बी सेल्स काम करती है, टी सेल्स खत्म हो जाती है क्योंकि थाइमस हटा दिया, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बी सेल्स। टी सेल्स दोनों में ही नहीं है, मैक्रोफेजेस दोनों का एक जैसा काम है, नेचुरल किलर सेल्स का भी कोई लेना देना नहीं है, मेन चीज जो है वो बी सेल और टी सेल का ही अंतर है। अगला, which one of the following characteristic cells is found in granulomatous inflammation? now देखो यहाँ पे दो आंसर्स है, वैसे मैंने अभी पढ़ा था इसके बारे में, तो मुझे सब मायोफाइब्रोब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, हिस्टोसाइट से कोई लेना देना नहीं है। जो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है उसमें आंसर की में वैसे प्लाज्मा सेल दे रखा है कि भैया, और उन्होंने इसलिए दिया है कि इन्फ्लामेशन है तो वहां पे साइट पे एंटीबॉडीज ज्यादा रिक्वायर्ड होगी और उस वजह से प्लाज्मा सेल का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेन्युलोमा लिखा हुआ है, ग्रेन्युलोमा का मतलब होता है कि आपका वहां पे क्या हो रहा है, एक जमावड़ा एग्रीगेशन हो रहा है, और वो एग्रीगेशन जो है वो आपका एक स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस का होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियोइड सेल। खतरनाक वर्ड है ये, एपिथेलियोइड सेल। तो एपिथेलियोइड सेल जो होती है बेसिकली ये आपकी स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस हैं, मतलब अभी मैंने इसको रिसर्च पेपर में भी स्टडी किया है, तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ ये चीज, बट हाँ बहुत सारे जगह पे प्लाज्मा सेल भी दे रखा है, आंसर की में भी शायद प्लाज्मा सेल है, तो ये चैलेंज होना चाहिए क्वेश्चन बेसिकली अगर आता है तो एपिथेलियोइड सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस है, जिनके एग्रीगेशन से आपका ये ग्रेन्युलोमा टाइप का अरेंजमेंट बनता है, और ये आपका जो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है उस टाइम पे देखने को मिलता है। बट ठीक है, दोनों आंसर वैसे क्लोज ही हैं। अगला सवाल, द प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन मरीन बायोकोरोजन इज, अच्छा मरीन बायोकोरोजन के बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो आंसर है वो है आपका सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली ये आपका क्या करते हैं, सल्फाइड्स प्रोडक्शन करते हैं, और जो सल्फाइड का प्रोडक्शन होता है H2- का, ये सल्फाइड का जो प्रोडक्शन ये करते हैं विद हेल्प ऑफ H2S, ये सल्फाइड जो होता है फिर ये कोरोजन करवाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन, सल्फाइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सल्फाइड प्रोड्यूस करके ये आपका काम करता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली मरीन एनवायरमेंट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की तो ज्यादा होगी नहीं, तो ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया वगैरह तो वैसे ही हट जाते हैं, है ना, कोई लेना देना ही नहीं उनका। नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट बी, गला दुख गया मैं। नेक्स्ट चलो, which of the following determines the specificity of the antibody towards an antigen? क्या, कौन, वेरिएबल डोमेन, इट्स इजी सवाल नहीं हो सकता। वेरिएबल डोमेन, वेरिएबल डोमेन जो है वही तो डिफाइन करता है ना कि कौन सी एंटीबॉडी किस एंटीजन से जुड़ेगी। अगला सवाल, अब थोड़ा सा मेरे को नींद आ रही है, नींद आ रही है इन टर्म्स ऑफ क्या बोर हो रहा हूँ मैं, इतने सारे सवाल सॉल्व कर दिया अपन ने, करीब करीब कितने 80 100 सवाल सॉल्व कर लिए इस वीडियो में, तो थोड़ा सा नींद आ रही है तो मैं थोड़ा आराम आराम करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं कि भग जाओ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। रिकॉम्बिनेशन, सॉरी, रिकॉग्निशन ऑफ इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस इन इनेट इम्यून सेल्स, इनेट इम्यून सेल्स में इंट्रासेल्युलर, ध्यान देना यहाँ पे, टोल लाइक रिसेप्टर्स में हमने क्या बोला था, टोल लाइक रिसेप्टर्स यूजुअली जो होते हैं आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह सरफेस एंटीजेंस के थ्रू काम करते हैं वो। सो यहाँ पे इंटरसेल्युलर पैथोजन के लिए हमारे पास जो होते हैं वो एनएलआरस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नोड लाइक रिसेप्टर्स, नोड लाइक रिसेप्टर्स। दिस इज समथिंग एल्स, नेचुरल किलर सेल्स इसका कोई लेना देना नहीं है, एंटीबॉडीज कोई लेना देना नहीं, इंटरसेल्युलर पैथोजन इननेट में है, ये दोनों क्या हो गए आपके अडेप्टिव के पार्ट हो गए। तो टीएलआर और एनएलआर इसमें कंफ्यूजन है, तो ये ध्यान रखना है कि इंटरसेल्युलर पैथोजन रिकॉग्निशन के लिए नोड लाइक रिसेप्टर्स हैं, टीएलआर जो होते हैं वो यूजुअली सेल सरफेस रिसेप्टर्स के लिए होते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन और उनके पार्ट्स के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। एनके सेल्स जो है नेचुरल किलर सेल्स, ये आपकी इननेट इम्यूनिटी में भी काम करती है। अगर तुमको एडीसीसी और नॉन एडीसीसी पाथवे के बारे में कुछ आइडिया है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल टॉक्सिसिटी और साइटोटॉक्सिक सेल्स या इस तरीके से नॉन एडीसीसी के बारे में, तो एनके सेल्स जो होती है वो बिना एंटीबॉडी के भी काम करती है, मतलब वो इननेट में भी काम करती है, ये इननेट पार्ट है इसका, और एंटीबॉडी डिपेंडेंसी जो है ये इसका अडेप्टिव पार्ट है या एक्वायर्ड पार्ट है। तो एनके सेल्स बेसिकली ना पता है एक ब्रिज है, इट इज अ ब्रिज, सो हियर इज इननेट, सपोज यहाँ पे एक्वायर्ड और इन दोनों के बीच में एनके, तो एनके इज लाइक अ ब्रिज वर्किंग विद दीज टू। नेक्स्ट, अगला सवाल, which of the following cell surface marker is used to identify the B cells from blood sample? blood sample से कौन सा मार्कर देखते हैं अपन, देखो CD19 ऑब्वियसली बहुत डायरेक्ट और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तुमको क्यूबी अगर तुमने पढ़ी तो मार्कर्स वैसे भी याद रखना है, सवाल आते हैं उसके ऊपर, तो इसके लिए 2-3 चीजें लिखवा देता हूँ, मार्कर लिख लो। CD3 के लिए जो मार्कर है तो ये टी सेल का मार्कर है आपका, तो टी लिम्फोसाइट का मार्कर है ये। CD4 अभी देखा है टी हेल्पर सेल के लिए यूजुअली याद करते हैं अपन इसको, है ना, और ये टी सी सेल्स या टी सेल्स एक्टिवेटेड या टी एक्टिवेटेड सेल्स के लिए या टी रेग सेल्स के लिए है ये,
रेगुलेटरी सेल्स के लिए, टी रेग सेल्स के लिए, और CD19 तो है ही बी सेल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, administration of DPT, diphtheria toxoid, pertussis product and tetanus toxoid would stimulate which of the following type of immunity? So it is going to be artificial active immunity. इस तरह के सवाल अब नहीं आए हैं, बट कोई भरोसा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा तुमको एक डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे तुमको आता ही होगा यार, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है ना। नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव और पैसिव, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेचुरल मतलब जो हम खुद इंसान खुद से कर रहा है, मतलब, है ना। तो एक्टिव में क्या होगा, एन इंडिविजुअल डेवलप्स अ डिजीज, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और मेमोरी सेल बनाता है, और उसको क्या मिल जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाती है, खुद उसने इन्फेक्शन लिया। तो अगर आपको पैथोजन टारगेट करे, उसके वजह से आपको इम्यूनिटी मिले, तो वो एक्टिव नेचुरल कहलाती है। अगर आपकी मम्मी से आपको एंटीबॉडी मिल रही है, तो उसको आप प्लेसेंटा के थ्रू, जैसे आईजीजी और बाकी मिल्क से मिल जाती है आईजीए वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव। लेकिन अब आप बाहर से कहीं से प्राप्त कर रहे हो। आर्टिफिशियल में पहला, एक्टिव में क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन आपने बाहर से लगवाई और आपने खुद प्रोडक्शन किया एंटीबॉडीज का, सो दैट इज योर क्या है, एक्टिव तो है वो, क्योंकि खुद कर रहे हो, लेकिन किसी के बाहर वाले के दम पे कर रहे हो। और यहीं पे बाहर वाले के दम पे अगर आपने किसी से एंटीबॉडी ले ली दूसरे एनिमल से, जो प्लाज्मा थेरेपी थी, पूरी प्लाज्मा थेरेपी जो कोविड के टाइम पे चली थी, वो क्या है आपकी पूरी की पूरी आर्टिफिशियल पैसिव। और यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो, डीपीटी वुड स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने यहाँ पे क्या वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव। लेकिन अगर मैं किसी की एंटीबॉडी निकाल लेता डीपीटी वैक्सीन लगवाए हुए इंसान की, तो ये क्या हो जाता आपका आर्टिफिशियल, क्या होता आर्टिफिशियल, कहाँ गया, ये रहा पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, हियर दिस इज आर्टिफिशियल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया। अगला सवाल, लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द ट्यूमर सेल टारगेट would result in reduced susceptibility to killing and host immune cell। तो कौन सा वाला ऐसा टारगेट होगा या ऐसा क्लास ऑफ मॉलिक्यूल होगा जो आपके ट्यूमर सेल के ऊपर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी जो होस्ट इम्यून सेल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। और अभी अभी अपन ने बात करी है MHC क्लास 1 एंडोजिनस, एंडोजिनस है ना हमारी तो सेल है वो, ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर सेल टारगेट। मैंने अभी अभी पढ़ाया तुमको कि MHC क्लास 1 वायरली इन्फेक्टेड और कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। मतलब इससे आसान फिर कोई सवाल नहीं हो सकता यार, याद रखो इसको। नेक्स्ट, म्यूकोसल इम्यूनिटी इज प्रेफरेंशियली स्टिमुलेटेड इफ एन इम्यूनोजन इज एडमिनिस्ट्रेड, इम्यूनोजन इज एडमिनिस्ट्रेड। म्यूकोसल याद है, मैंने अभी बताया था म्यूकोसल का यूनिट क्या है, पूरा ये लाइनिंग वगैरह। तो इसका जो आंसर है वो है ओरली। ओरली क्यों, क्योंकि अगर तुमको पोलियो वैक्सीन याद हो, 2 बूंद जिंदगी के, तो पोलियो वैक्सीन जो है वो आपके डायरेक्टली म्यूकोसा में दी जाती है। मतलब म्यूकोसा में कैसे, जब आप उसको लेते हो 2 बूंद पीते हो ऐसे करके, तो वो जो ड्रग होती है वो आपकी क्या होती है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन में चली जाती है, और इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो सेटअप होता है। म्यूकोसल इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, तो एक स्पेशलाइज्ड इम्यून सिस्टम होता है जो म्यूकोसल सिस्टम सरफेसेस पे काम करता है। म्यूकोसल सरफेस यहाँ पे म्यूकस है बेसिकली, तो म्यूकोसा सरफेस पे काम करता है स्पेशलाइज्ड इम्यून सिस्टम, है ना। और ये जब आप म्यूकोसल लाइनिंग में डालते हो आपका इम्यूनोजन, उस वजह से आपका ये बहुत अच्छा क्या करती है, अच्छा रिस्पॉन्स देखने को या इम्यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सो पोलियो हो गई एंड रोटा वायरस की जो वैक्सीन हो गई, ये जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड होती है वो वाली सारी इसमें रहती है। अच्छा, इंट्रावीनसली जो होता है, मतलब जो वेन्स में डालते हैं उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। इंट्रामस्कुलर जो होता है ये होल बॉडी वैक्सीनेशन के लिए होता है, या होल बॉडी इम्यूनाइजेशन के लिए, जैसे कि कोविड में हुआ था, है ना। इंट्राडर्मली इसका भी अपना प्रोसीजर होता है, और इंट्रावीनसली स्पेसिफिकली उस ऑर्गन या उसके आसपास की जगह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हो गई, अभी बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस इन द एम्ब्रियो। ये याद रखना, योग सैक, सबसे पहले योग सैक से हमारा क्या होता है, हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन शुरू होता है। ये पढ़ा होगा तुमने 11-12 का सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज द जीनोम, पार्वो वायरस। और इससे रिलेटेड मैंने 2 इमेजेस लिए माइक्रोबायो नोट्स के लिए, थैंकफुल हूं मैं, उनसे ही लिए मैंने ये माइक्रोबायो नोट्स में। सो यहाँ पे डीएनए वायरस डबल स्ट्रैंडेड, और वो कौन कौन से हैं, नॉन एनवेलप्ड में कौन से हैं, एनवेलप्ड में कौन से हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड में नॉन एनवेलप्ड में कौन सा है, तो ये रहा पार्वोविरिडी, है ना। और पार्वो वायरस ये लिखा हुआ यहाँ पे, कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक ही है बस, कौन सा, पार्वोवायरिडी। और इसके अलावा ये एक बार रीड कर लेना, एडिनोविरिडी, पेपिलोमाविरिडी, पॉक्सविरिडी, हर्पिस विरिडी, हेपेटनाविरिडी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आरएनए वायरस की पूरी अरेंजमेंट है, पॉजिटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड, नॉन एनवेलप्ड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, रिओविरिडी, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आ सकता है। तो ये बेसिकली इसको देख लेना एक बार, तो इंपॉर्टेंट है ये, पिकॉर्ना वगैरह सारी की सारी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन क्या है,
लाइसोसोम आर थॉट टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि एमएचसी क्लास 1 जो है उसकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग जो है वो किससे है, प्रोटियोसोम मीडिएटेड है। तो यहाँ पे आपको क्लास 1 का तो लोड लेना ही नहीं है, तो जहां जहां क्लास 1 दिख रहा है उसको हटा दो। क्लास 1 यहाँ पे है, टी सेल रिसेप्टर अल्फा चेन रीअरेंजमेंट, टी सेल रिसेप्टर बीटा चेन रीअरेंजमेंट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है, क्लास 2 एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो क्लास 2 का जो पूरा का पूरा सेटअप होता है ये आपका किसके थ्रू चलता है, ये अल्टीमेटली आपका चलता है जो CD4 एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्लास 2 जो होते हैं ये CD4 पॉजिटिव टी सेल्स के लिए, टी हेल्पर सेल्स बेसिकली, उनको एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। और इसमें बेसिकली होता ये है कि जो आपकी एपीसी होती है, तो एपीसी में क्या चलता है ना, एपीसी आपको करेगी MHC2 के थ्रू काम करेगी। तो ये क्या करती है, जब इनगल्फ करती है तो इस वजह से एंडोसोम बना लेती है ये। तो अब यहाँ पे एंडोसोम बन गया सपोज, ऐसे करके यहाँ पे आपका ये एंटीजन है, ये एंटीजन फिर आगे जाता है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे तुमको ढंग से, रुक जाओ। तो ये कुछ ऐसा, ये एपीसी है, यहाँ पे एंटीजन इसने पिक किया। अब ये क्या करेगी, इस एंडोसोम को बंद कर देगी, मतलब ये एंडोसोम बन गया। फिर ये इसको लाइसोसोम के साथ में फ्यूजिंग करा के और फिर इसका डिग्रेडेशन करवा के और कोई स्पेसिफिक पेप्टाइड जो होगी वो एमएचसी के थ्रू क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। और फिर आपका यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स जो होगी उसको देखेगी और एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर लाइसोसोम जो है वो यहाँ पे क्लास 2 के साथ में काम करता है। क्लास 1 जो होता है ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में चलता है और विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोम चलता है ना, प्रोटियोसोम मीडिएटेड होता है। नेक्स्ट अगला सवाल, कोफिल टेस्ट। कोफिल टेस्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन फॉर एवियन ल्यूकोसिस। अब अगर ये नाम याद है तो फिर आंसर तो वहीं से निकल जाता है। एवियन ल्यूकोसिस के डायग्नोसिस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेजेंस के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। एवियन ल्यूकोसिस डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which of the following protozoan is transmitted through ingestion of ticks? तो टिक्स के बारे में अगर तुमने कभी डॉग पाला हो तो तुमको पता होगा, उनके ऊपर होती है टिक्स। तो टिक्स को खाने से कौन सा वाला जो प्रोटोजोन है वो आ सकता है हमारी बॉडी में, तो उसका जो, अब देखो नाम से समझो, क्या तुमको पता है कि डॉग में वो होगी। तो कैनिस दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे दो, एक यहाँ पे दिख रहा है एयरलिचिया कैनिस और हेप्टोजोन कैनिस। तो हेप्टोजोन कैनिस जो है वो उसका सीधा आंसर है कि टिक्स में जो है वो देखने को मिलता है हेप्टोजोन कैनिस, ठीक है। और यही इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। कॉमन पैरासाइट है डॉग का और दूसरे भी कार्निवोर्स पे देखने को मिलता है। हेप्टोजोन कैनिस, सॉरी फॉर दिस, लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन पैरासाइट रेप्लिकेट्स इनसाइड द नॉन, ध्यान रखना, रेप्लिकेट्स इनसाइड द नॉन न्यूक्लिएटेड ह्यूमन सेल। अब थोड़ा सा अगर कोई दिमाग लगाएगा तो उसको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन न्यूक्लिएटेड ह्यूमन सेल सिर्फ एक ही है, क्या, आरबीसी। आपको ढूंढना है आरबीसी का पैरासाइट कौन है। आरबीसी का पैरासाइट क्या, एंटामीबा है क्या, नहीं। लेशमानिया है क्या, नहीं। ट्रिपेनोसोमा है क्या, नहीं। प्लाज्मोडियम है क्या, बिल्कुल है। उसकी लाइफ साइकिल चलती है ना आरबीसी में मलेरिया के दौरान। नेक्स्ट, उससे तो मलेरिया होता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरियम। डायरेक्ट विब्रियो हार्वी कोरम सेंसिंग अगर पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। ऑटो इंड्यूसर 2 के साथ काम करता है ये। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑटो इंड्यूसर 2 का नाम क्या है, ऑटो इंड्यूसर 2 का नाम क्या है। विब्रियो कोलोरी, विब्रियो स्प्लेंडिडस, विब्रियो पैरा, हिमोप्लाइटिकस, ये सब गलत है। अल्टीमेटली बायोल्यूमिनेसेंट जो देखा गया था वो विब्रियो हार्वी में देखा गया था। एक मोलस्क है जिसका नाम है बॉबटेल स्क्विड, उसके थ्रू हमको पता चला था इसके बारे में, विब्रियो हार्वी बायोल्यूमिनेसेंस। अगला, इन बोनी फिशेस इम्यूनोग्लोबिन एम इज सिक्रेटेड एज, अब ये याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल है, टेट्रामर की तरह होती है, पेंटामर की तरह हमारे अंदर होती है ना, जरूरी है पेंटामर और भी हो सकती है, बट पेंटामर यूजुअली। द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन फिशेस, तो ये होता है आपका क्या, IgM। तो ये जो IgM है इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट कंजर्व्ड आपकी क्लास है, मोस्ट कंजर्व्ड क्लास, मोस्ट कंजर्व्ड है इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके ध्यान रखना, मोस्ट कंजर्व क्लास है और ये फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी सबसे पहले आती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में फर्स्ट टू अराइव है ये, ठीक है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। एंड आज की कहानी यही खत्म करते हैं सर। मजे आ गया यार आज तो, मतलब कितने करीब 100-125 सवाल सॉल्व किए होंगे, क्या किए थे क्या, मेरे को नहीं आइडिया, देख लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब होंगे इतने तो है, 82 क्वेश्चन इसमें होंगे, 100 के तो ऊपर ही होंगे। चलो, आई होप यू एंजॉयड इट। अगली कहानी क्या है, प्लांट की बायोलॉजी पार्ट 1 कल आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कल दोनों कंप्लीट कर दूं, कोशिश कर रहा हूं लेकिन यार हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बाकी दूसरे भी काम हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, उनके टेस्ट वगैरह भी हैं, उनकी तैयारी भी है, नेट की भी है, गेट बी की भी है, तुम्हारी डीबीटी की भी है, तो बहुत सारा सब कुछ चल रहा है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। टेस्ट प्रॉपर देते रहो, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करो।
हमने जैसा कि बोला है सीरीज खत्म कर दी, फट से तुम्हारे सारे कमेंट्स के आंसर में 2 वीडियोस में कवर करूंगा, या तो लाइव करेंगे या रिकॉर्ड करके कर दूंगा, जैसा भी होगा। तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल प्लांट बायोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ, अगेन एन इंपॉर्टेंट यूनिट एंड अ वेरी गुड लो हैंगिंग फ्रूट मार्क फेचिंग यूनिट। इसी के साथ मिलते हैं। थैंक यू गाइस।